जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाहिद कपाड़िया। लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड सेशन फॉर एमसीक्यू स्लैश ओटीज फॉर दिसंबर 24 अटेम्प्ट। जो लास्ट सेशन था बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत हमने एंजॉय किया था और हमने तकरीबन उसमें कोई 20 एमसीक्यूज जो है वो हमने देखे थे और उसके बाद हमने वहां उसको वाइंड अप किया था। आज हम वहीं से बात का आगाज करेंगे, वहीं से कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई भी आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जून अटेम्प्ट है, सितंबर अटेम्प्ट है, दिसंबर अटेम्प्ट है, मार्च अटेम्प्ट है, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, F5 है, F6 है, F7 है, F8 है, आप SBR दे रहे हैं, आप SBL दे रहे हैं, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं इसी जगह, दो तीन बातें बड़ी अहम है। कोशिश करें कि आपकी तैयारी जो है ना, वो आपको खुद एक फीलिंग आएगा, यार आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपकी तैयारी का जब वो लेवल आएगा ना, वेर यू फील कॉन्फिडेंट का, यार हाँ यार मैं अब जाके पेपर पास कर सकता हूँ, ये वो लेवल होगा, ये वो स्टेज होगा जहां आपको ये एहसास खुद ही हो जाएगा कि आपकी तैयारी मुकम्मल है। और जहां आपको लग रहा होगा ना कि यार नहीं यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है भाई। तो आप अपने आप को खुद असेस करेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो जबरदस्त है या नहीं, और आप पेपर देने के जाकर पेपर पास करने की पोजीशन में है या नहीं है। नंबर दो, सिलेबस हमेशा पूरा किया करें, 100% सिलेबस कवर किया करें, कोशिश करें। और तीसरी बड़ी अहम बात यह कि कोशिश करें कि जब जिस दिन आपका पेपर है उससे 2 दिन पहले आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, कोई नई चीज ना देखें, कोई नया सवाल ना देखें, कोई नया पास्ट पेपर ना देखें, किसी भी तरह से अपने आप को स्ट्रेस मोड में ना लेके आए। अगर आप पेपर से 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले स्ट्रेस मोड में आ जाएंगे कि यार ये एकदम से क्या आ गया, ये तो टॉपिक मैंने देखा ही नहीं था, कोई ऐसी चीज सामने आ गई जो आपने पहले नहीं देखी हुई होगी, तो जहां आप अच्छी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, वहीं पर वो चीज सामने आ जाएगी और स्ट्रेस की वजह से वो जो चीजें जो आप रिवाइज करने की पोजीशन में थे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो साइड में हो जाएंगी और आप एक स्ट्रेस मोड में चले आएंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ जरूरी बातें थी। लेट स्टार्ट। मैं सबसे पहले जो है वो पिछला हैंडआउट जो है वो शेयर कर लेता हूं, तो मुझे आप दीजिएगा 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं भाई। जी हजरात, क्या हम स्क्रीन देख सकते हैं तमाम दोस्तों? जी जी, शेयर हो रही है। ठीक है जी, जरा दो तीन चार लोग जी अपना जी माइक सर। अपना जी। जब तक कि आपके बिल्कुल अतराफ में खामोशी ना हो तो आप माइक बेशक आप अनम्यूट करें, लेकिन अगर आपके अतराफ में फैमिली मेंबर्स हैं, भाई बहन हैं, कोई दावत का कोई समा है, कोई पार्टी चल रही है, तो फिर आप अपना माइक म्यूट कर लें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो जी। मैं भी सर ड्राइंग रूम में बैठा हूँ जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ताकि बिल्कुल फोकस कर सकें। तो लेट स्टार्ट। आई होप आई एम ऑडिबल एवरीवन। अगर आप चैट बॉक्स में सिर्फ कंफर्म कर दें कि मैं आपको दिख भी रहा हूँ और आपको मेरी आवाज भी आ रही है, जल्दी से अगर आप चैट बॉक्स में यस यस कर दें। ठीक है, जो लोग हमारे पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर वो अपना नाम और सिटी और कंट्री मेंशन करें ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारे साथ मेहमान कौन कौन है पाकिस्तान से बाहर। जी, सिटी मेंशन कर दें और अपना कंट्री मेंशन कर दें, नाम भी मेंशन कर दें पूरा मुकम्मल। ध्रुति फ्रॉम इंडिया, मुंबई, जबरदस्त, वेलकम ध्रुति। माशाल्लाह रेगुलर ज्वाइन करते हो, जबरदस्त, रियली हैप्पी। उसके अलावा कोई और? ठीक है जी। तूना शाह फ्रॉम खटमंडू, नेपाल। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेपाल से भी लोग हैं। दिल्ली, थरपारकर, माशाल्लाह क्या बात है, जबरदस्त। सो नाइस ऑफ यू। बहुत खुशी होती है जी, आप लोग माशाल्लाह इतना ट्रस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका है मुझ पर। चलिए जी, लेट स्टार्ट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अगर आपको याद हो पिछले जो हमारा सेशन था, तो इत्तफाक है मैंने लाइन खींची हुई थी, शफीक आपको भी याद आ रहा होगा कि जी जी मैंने यार। किया था, ठीक है ना? तो जी अगर मैं सर। दोबारा से वहीं से कनेक्ट कर लेता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं सवाल नंबर 20 से। हमने आगे बढ़ना है, 1.25 घंटे का सेशन होगा इंशाल्लाह, भरपूर धुआंधार होगा, बेइंतहा लॉजिक्स होंगी और ये इस काबिल कर दूंगा इंशाल्लाह कि आप मुश्किल से मुश्किल रोटी को इंशाल्लाह एग्जाम में अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। और आप हमने F8 जो है वो दिसंबर 24 में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोल दिया करें भाई। इंशाल्लाह। रफीक स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम जी जुनैद सर। खालिद को जी। जी Junaid Khalid and Company provides photocopies of sale invoices and copies of good dispatch note, and management is willing to give time and explain everything verbally to the auditor in respect of sales. The industry in which the clients operates has declining margins. Following is affected. Option A है जी, increased risk at the financial statement level, increased inherent risk at assertion level,
increased risk at a certain level, and increased control risk at a certain level. जी कुछ याद आ रहा है भाई? आयजा 315 याद आ रहा होगा भाई। जी आयजा सर। 315 के दो पार्ट है, एक थ्योरेटिकल पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट है। 315 का थ्योरेटिकल पार्ट कहता है ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू आर ओ एम एम इंटू डी आर। ठीक है जी, आर ओ एम एम इंटू डी आर। आर ओ एम एम में दो बातें हैं, रिस्क एट दी एफ एस लेवल और रिस्क यस एट दी सर। असर्शन लेवल। Question level. लेवल वो रिस्क होता है, एफएस लेवल वो रिस्क होता है दैट परवेजिवली अफेक्ट्स अकाउंट्स टेकन एज अ होल। मेरे हाथ यस के सर। इशारे में देखिएगा, इस कमरे में लाइट चली गई और लाइट जाने की वजह से मैं ये सेशन कंडक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये असर्शन लेवल नहीं है, ये एफएस लेवल है। फिर समझिएगा बात को, रिस्क एट द एफएस लेवल इज अ रिस्क दैट परवेजिवली अफेक्ट्स मेनी असर्शंस टेकन एज अ होल, या इसको यूं रिफ्रेश करें, रिस्क एट द एफएस लेवल वो रिस्क है दैट परवेजिवली अफेक्ट्स अकाउंट्स टेकन एज अ होल। ठीक है जी। तो यहां पर वो जो जुमला कह रहा है, जो हिंट यहां पर है, वो कह रहा है मैनेजमेंट इज विलिंग टू गिव टाइम एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग वर्बली टू दी ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। सेल्स की सेल। बात कर रहा है। क्या सेल है? Assertion. असर्शन, Assertion. असर्शन लेवल। असर्शन Assertion. लेवल है भाई। अगर मैं 315 को एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं, अगर मैं 315 को एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं, Well, make it start. अब okay. जरा प्लीज माइक चेक कर लें तमाम दोस्तों को, एक्स्ट्रा आवाज ना आए पीछे से। निशान। जी, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू आर ओ एम एम इंटू डी आर। आर ओ एम एम बोले तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट दी एफएस लेवल, एट दी असर्शन लेवल। असर्शन लेवल में दो हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, आई आर और सी आर। आई आर स्टैंड फॉर इनहेरेंट रिस्क एंड सी आर स्टैंड फॉर कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल अच्छा, रिस्क। ग्रुप में बच्चे आपस में बहस कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे यार कि क्या ये आई आर है, क्या ये सी आर है। यार बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, उसको ध्यान में रखें। एफएस लेवल का रिस्क वो है जो पूरे अकाउंट्स को लपेटे में लेता है। ये वो आग है जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने लपेटे में ले लेती है। चाहे वो कोई एक चीज हो या वो बहुत सारी चीज हो, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना खतरनाक है कि पूरे के पूरे अकाउंट्स पे उसका इंपैक्ट आ रहा है। तो दैट इज रिस्क एट द एफएस लेवल। इनहेरेंट रिस्क ये वो रिस्क है जो पीएनएल में और बैलेंस शीट में मौजूद है बिकॉज ऑफ द फीचर और बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट आइटम। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड है, कैश होगा तो चोरी होने का रिस्क होगा, प्रोविजंस होंगे तो भाई जजमेंट का मसला आएगा, कोई फेयर वैल्यू एस्टिमेट है तो एस्टिमेट का मसला आएगा। तो इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क है जो पीएनएल में और बैलेंस शीट में मौजूद है, चाहे आप ऑडिट करें या ना करें, ये रिस्क इनहेरेंट मौजूद है। अगर अगर मिसाल के तौर पे इसमें पेट्रोल भरा हुआ है, अगर इस बोतल में पेट्रोल है तो ये रिस्क है कि भाई इसको माचिस लगेगी, आग पकड़ लेगा। ये पानी में रिस्क नहीं है, ये रिस्क कहां होगा? पेट्रोल में होगा भाई। व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट क्लाइंट्स अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल में स्टेटमेंट। याद रहे बात, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं। बोथ आई आर एंड सी आर, बोथ आई आर एंड सी आर कॉल्ड एंटिटी रिस्क। क्या कह रहा हूं? बोथ एंटिटी आई आर एंड सी आर कॉल्ड एंटिटी रिस्क। क्यों? क्योंकि इन दोनों रिस्क का, आईआर का भी और सीआर का भी, ताल्लुक क्लाइंट से होता है। इसका हम ऑडिटर से कोई ताल्लुक नहीं है। सर तो हमारा ताल्लुक किस चीज से है? हमारा ताल्लुक सिर्फ डीआर से है, बिकॉज डिटेक्शन रिस्क इज अ रिस्क। इसका ताल्लुक हमारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर से है। जितना सैंपल साइज बढ़ाएंगे, जितना सैंपल साइज बढ़ाएंगे, जितने सब्सटैंटिव ज्यादा परफॉर्म करेंगे, उतना ही आपका डीआर कम हो जाएगा। हजरात ये मैंने हल्का सा 315 आपको रिवाइज कराया, मकसद हमारा एमसीक्यूज करना भी है, हम ओटीज भी देख रहे हैं और हम रिवीजन भी कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, लिहाजा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर हमारे पास है जनाब ये वाला 20B। बी। जी, इंक्रीज इनहेरेंट रिस्क एट दी असर्शन लेवल। जी आगे चलेंगे, 21 पे है शाबाश जी। सर वन क्वेश्चन इसमें, आपने सेल्स को देख के ये क्यों कहा कि ये असर्शन लेवल पे है? हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्यों नहीं कह सकते? असर्शन तो वो होगा ना कि द क्लेम मेड बाय द मैनेजमेंट, जा एग्जिस्टेंस या कंप्लीटनेस अगर डोनेट करे। नहीं मेरे दोस्त, आप लॉजिकली जरा मेरी बात समझे। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट ये है इस जूम सेशन की कि जब कोई बच्चा सवाल कर रहा होगा तो कोशिश करें कि बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना हो और आप बिल्कुल कोई भी इसमें इंटरफेयर ना करें। आप चैट बॉक्स में अपना मुझसे रिक्वेस्ट करके फिर आप पार्टिसिपेट करें, ताकि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर उस बच्चे तक पहुंचे जिसने सवाल किया है। ये सवाल किसका था जी? दोबारा बताएंगे नाम अपना? तो वेदांत। ठीक है, नाम मैंने शायद पिक नहीं किया आपका।
एक मिनट रुकिएगा, वेदांत। अगर आप चैट बॉक्स में नाम बता दें। ठीक है, वेदांत। वेदांत आप कहां से हैं? दिल्ली से हैं, जबरदस्त। वेलकम जी, वेलकम दिल्ली से भाई हमारे साथ हैं। पीएनएल और बैलेंस शीट, वेदांत मेरी बात समझिएगा, क्या मतलब है असर्शन लेवल का? असर्शन लेवल का मतलब क्या, पहले ये समझ लिया आप। मैंने कहा ना बहुत सारी बातें इसलिए कंफ्यूज कर रही हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है। असर्शन लेवल का मतलब होता है या तो पीएनएल का आइटम या बैलेंस शीट का आइटम। मुझे बताएं सेल्स का ताल्लुक किस चीज से वेदांत? क्या पीएनएल से, बैलेंस शीट से है? वेदांत लाइन पर हैं आप? सर पीएनएल। जी। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दें। मुझे बताएं फिक्स एसिड का ताल्लुक किस चीज से? फिक्स एसिड का ताल्लुक किस चीज से, मुझे बैलेंस बताएं। शीट। जी। इसका मतलब है जब मैं किसी चीज को डायरेक्ट कर सकता हूं कि इसका ताल्लुक पीएनएल से है और इसका ताल्लुक बैलेंस शीट से है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? वो चीज क्या कहलाएगी? वो असर्शन लेवल। असर्शन लेवल में तीन चीजें होती हैं, पीएनएल का आइटम, बैलेंस शीट का आइटम, और जब 315 रिवाइज नहीं हुआ था प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के आइटम भी थे। अब रिवाइज 315 में दो आइटम है, पीएनएल के आइटम्स और बैलेंस शीट का आइटम। तो चूंकि विधान यहां पर क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं चूंकि ताल्लुक पीएनएल के आइटम से है, हम कह रहे हैं इंक्रीज आईआर एट द असर्शन लेवल। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक। शफीक आगे चलें, 21 पे हैं जी, स्टार्ट। जी सर। There is no need for an external data confirmation if management is willing to provide all original documentation and provide reliable evidence फॉल्स है from सर, its फॉल्स है। internal records. फॉल्स। जी ठीक है, फॉल्स। कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम आंसर को होल्ड करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, हर बंदे की अपनी स्पीड होती है, तो बेशक माशाल्लाह बहुत सारे ज़हीन बच्चे हमारे साथ हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे फिर हम आंसर देंगे। वो कह रहे देयर इज नो नीड फॉर एन एक्सटर्नल ऑडिटर data confirmation. There is no need for an external data confirmation if management is willing to provide all original documentation and provide reliable evidence from its internal records. वो कह रहा है क्या इसकी नीड नहीं है? जी नहीं भाई, इसकी नीड बिल्कुल है। इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? इसकी वजह यह है, आइजा 505 हम सबने पढ़ा हुआ होगा जाहिर है। आइजा 505 है एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। 505 में हम कवर करते हैं कि हम दौरान ऑडिट हम डिस्पैच करते हैं थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। देखिए, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि बहुत ही आसान एमसीक्यू होगा, लेकिन अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दूंगा। क्या अलाउड है? इजाजत है मुझे? क्या मैं रिवीजन करा सकता हूं भाई? जी जी सर, जी 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 सर, सर रिवीजन बिल्कुल। करा सकते बहुत शुक्रिया भाई। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, कितनी टाइप्स और कितने मेथड्स हैं? कितनी टाइप्स और कितने मेथड्स? एक होता है टाइप्स और एक होता है मेथड्स। टाइप्स, टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन: टू डेटर टाइप्स। कंफर्मेशन, डेटर कंफर्मेशन, क्रेडिटर कंफर्मेशन, लॉयर कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी बैंक स्टॉक कंफर्मेशन। ठीक है जी, ये टाइप्स बैंक क्या है जी? पॉजिटिव भी मेथड है और नेगेटिव एक मेथड है। पॉजिटिव एक मेथड है और नेगेटिव एक मेथड है। तो ये बेसिकली 505 और 500 ये कहता है कि थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भेजना हमारा बड़ा अहम और बड़ा रिलायबल हमारा ऑडिट प्रोसीजर है। लिहाजा कुछ भी हो जाए, क्लाइंट हमें सारे रिकॉर्ड दे देगा, हर बात उसकी सच्ची है, तब भी हम थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हमेशा भेजेंगे। लिहाजा द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। False. अगर थोड़ा False. बैकग्राउंड अगर थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, आइजा 500, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही दोस्तों? जी इंफॉर्मेशन सर। जी एविडेंस हाँ इज सर, मोर दिख रही। ठीक है रिलायबल। बेटा, आपको भी दिख रही? तमाम बच्चे मेरे साथ हैं भाई? पाकिस्तान, कराची, इंडिया, दिल्ली, मुंबई, सब मेरे साथ हैं भाई? आइजा जी जी 500। सर। रिलायबिलिटी के 5 कंपोनेंट्स। ऑडिट एविडेंस हासिल करने के दो मेथड, सॉरी राइटिंग के लिए माजरत, ज़रा वो दफ्तर की टेबल पे सेटिंग जरा डिफरेंट है और ये जरा घर का माहौल है थोड़ा सा। ऑडिट एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स: टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव के दो सब मेथड्स, एपी और टेस्ट ऑफ डिटेल यूडी। के तरीके कॉमन, कायरो, CAIRO, आई क्यूब, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड और इंक्वायरी, आर स्क्वायर, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। कंफर्मेशन, ये रहा कंफर्मेशन। तो अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर ये कंफर्मेशन कौन से स्टैंड में फॉल करता है, कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करता है, तो हम बोलते हैं वैसे तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन आइजा 505 का पार्ट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आ कहां से रही है?
जी कॉन्सेप्चुअली कहां से आ रही है? आइजा 500 से। ठीक है जी। एविडेंस। जी, ये सारी लिंकिंग लॉजिक पता होना चाहिए भाई। एफिट देने जा रहे हैं, अगर ये नहीं पता बड़ा मसला है। जी स्टार्ट 22। शफीक स्टार्ट करें 22। सर सर External मेरे auditor ऊपर एक can सवाल है। observe to बेटा सवाल अगर थोड़ा एंड में कर ले प्लीज, ताकि थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा दें। 5-6 एमसीक्यूज निकालने तो फिर सवाल लेता हूं इंशाल्लाह। जी शफीक स्टार्ट करें। External auditor can observe to obtain audit evidence during the external audit. This means doing the following: observing sale invoices on sample basis. Number two, observing bank reconciliation prepared by client. Number three, observing inventory counting done by the audit client. Observing the replies of client management. The correct answer. एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर कैन ऑब्जर्व टू ऑब्टेन एविडेंस ड्यूरिंग द एक्सटर्नल ऑडिट। दिस मींस द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन, ऑब्जर्विंग सेल्स इनवॉइस, ऑब्जर्विंग बैंक रिकंसिलेशन, ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंटिंग, और ऑब्जर्विंग द रिप्लाईज ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट। जिन बच्चों ने मुझसे आइजा 500 पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने सर साइज का लेक्चर लिया हुआ है, उनको ये जुमले याद हैं। उन बाकी लोगों को भी पता होगा, उनको ये जुमले मेरे बच्चों को याद होंगे। वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। याद आ रहा है उस्मान साहब? वी यस ऑलवेज। सर। जी सर, ज्यादा। जी ये देखें जी, ये अगर मुझे मिल जाए कहीं प्रोसीजर, नहीं इत्तेफाक है कि इस वक्त यहाँ सामने मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको सामने पढ़वा देता। बहरहाल खैर है जी, आगे देख लेंगे इंशाल्लाह। रिपीट करें। वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स। हम कागज रिव्यू कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं, मैं क्लाइंट से कुछ सवाल पूछ रहा हूं, इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भेज रहा हूं, मैं सर रिकैप। सी आंसर है ना सर? सॉरी, सी आंसर है ना? सी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सी आंसर है। मैं रिवीजन करा ठीक। रहा हूं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ई वाई ऑडिट करने गई पीएसओ, और पीएसओ के लोग जो हैं वो इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं, और ई वाई की टीम देख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई। ठीक है जी। मैं ऑडिट कर रहा हूं सीमेंस पाकिस्तान का, और सीमेंस पाकिस्तान के जो कैशियर हैं वो कैश इन हैंड गिन रहे हैं, वो कैश इन हैंड गिन रहे हैं, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। इसका मतलब है वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। ठीक है जी। द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज 3। ये आंसर है जी इसका। क्यों? बिकॉज दिस आंसर है ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंटिंग डन बाय द ऑडिट क्लाइंट। कभी भी सेल्स इनवॉइस को ऑब्जर्व नहीं करते, बैंक रिकॉर्ड कभी ऑब्जर्व नहीं करते, क्लाइंट के जवाब को ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्व करते हैं प्रोसेस को, कागज को रिव्यू करते हैं, कागज को वाउच करते हैं, कागज को वेरीफाई करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल भंड है। ये एमसीक्यू बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया, ये कॉन्सेप्चुअल भंड है। हम हमेशा याद रख लें, एक प्रोसेस हो रहा होगा, कैश काउंटिंग हो रही है, इन्वेंट्री गोदाम में ट्रक से उतर रही है, क्लाइंट इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है, क्लाइंट इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन कर रहा है, और मैं और शफीक उस प्रोसेस को देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऐसा ही है भाई? जी सर। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, अब यहां Which से थोड़ा सा ना मुश्किल एरिया शुरू होगा, तो जरा जी फोकस कीजिएगा भाई जी। 23 पढ़ें प्लीज। Which of the following substantive procedure provide evidence over the occurrence assertion of जी पढ़ें। purchases? Number one, compare the current year purchases with the last year purchases. Number two, select a sample of supplier and verify from approved vendor list. Number three, select sample of supplier invoices and recalculate the invoice amount and track back to the purchases order. Select a sample of supplier invoices from the purchase day book and trace them back to the GRN. अच्छा, कोई फौरन जवाब नहीं देगा, जरा लगाएं 10 सेकंड, शाबाश। कोई जवाब नहीं देगा, 10 सेकंड लगाएं। सर ऑप्शन डी है इसमें। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा भाई, सुकून से पढ़ें भाई, कोई जल्दबाजी ना करें। एमसीक्यूज में, ओटीज में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 5 सेकंड लगाएं, शाबाश। ना मैं कहीं जा रहा हूं, ना आप कहीं जा रहे हैं। ऑप्शन बी सर। 2 and 4। सर ए 2 and 2 लिखा हुआ है इसमें। सॉरी, ऑप्शन ए इसमें 2 and 2 लिखा हुआ है। हाँ ये 2 and 1 है बेसिकली। जी मैं समझाऊं अब जरा, पार्टी शुरू करूं मैं जरा? जी सर। चले जी।
हजरत अब यहां से ना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा फोकस, ठीक है जी। और मैं हो सकता है कि कुछ जरा हैवी बातें करूंगा, तो जरा मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, जरा इसको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ एक डायग्राम। क्या बना रहा हूँ मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा जरा मुजाहरा कर रहा हूँ आपको, जरा देखिएगा प्लीज, गौर कीजिएगा। क्या लिखा मैंने GRN और क्या लिखा मैंने नीचे, GDN। जीडीएन। ठीक है जी। जीआरएन बनता है इन द केस ऑफ परचेज और जीडीएन बनता है इन द केस ऑफ सेल्स। मैंने माल मंगाया, सप्लायर ने मुझे माल दिया, तो गेट पर बना जीआरएन। मैंने कस्टमर को माल बेचा, तो हो सकता है वेयर हाउस के गेट पर। देखें फिर बात समझिएगा, कुछ कंपनी की पॉलिसीज हैं कि मेन गेट पे कागज बनेगा, और कुछ की पॉलिसी है कि कंपनी के अंदर जब माल वेयर हाउस से बाहर निकलेगा तो वहीं क्या बन जाएगा, जीडीएन, गुड्स डिस्पैच नोट। याद रखिएगा, जीडीएन कुछ और है और डिलीवरी नोट कुछ और है। जीडीएन जो है वो माल जब फैक्ट्री से निकलता है तो बनता है, और डिलीवरी नोट उस वक्त बनता है जब कस्टमर को माल पहुंचा देते हैं। जब माल उसके गोदाम में पहुंच जाता है तो मैं उस वक्त उसका रिसीविंग लेता हूं कि तूने मुझसे माल रिसीव कर लिया। ये फर्क है जीडीएन में और डीएन में। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बच्चे बहस करते हैं बिला वजह, समझ किसी की कुछ नहीं आ रहा होता। तो मैंने कहा मैं क्लेरिफाई कर दूं कि जीडीएन हमारी फैक्ट्री में बन रहा है, जबकि डिलीवरी नोट कस्टमर प्रीमिसेस पे माल पहुंचा के बन रहा है बहरहाल, ये अलग बात थी। ये मैंने क्लेरिफिकेशन दे दी आपको। तो ये क्या है भाई, जीआरएन, और ये क्या है, जीडीएन। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं वेरीफाई कर रहा हूं सैंपल बेस के ऊपर कि जिन जिन गुड्स की जीआरएन बन चुकी है, रिपीट कर रहा हूं मैं, जिन जिन गुड्स की जीआरएन बन चुकी है, क्या उनकी परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड हो गई है? यानी कि क्या वो परचेजेस में और ट्रेड पेबल के कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए भाई? रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या कहा, जिन गुड्स की जीआरएन हो चुकी है, मैं सैंपल बेस पे वेरीफाई कर रहा हूं, मैं वर्क बैक कर रहा हूं कि क्या उनकी परचेज इनवॉइस जनरल लेजर में रिकॉर्ड हो गई है, क्या उनका ट्रेड पेबल रिकॉर्ड हो गया है। इसी तरह जिन गुड्स की जीडीएन हो चुकी है, जो माल मैंने डिस्पैच कर दिया है, मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या उनकी सेल्स इनवॉइस जनरल लेजर में रिकॉर्ड हो गई है। मुझे बताएं कि क्या मैं कंप्लीटनेस वेरीफाई कर रहा हूं या मैं अकरेंस वेरीफाई कर रहा हूं। कंप्लीटनेस। जी जवाब दें मुझे, सारे मिलकर जवाब दें मुझे, चैट बॉक्स में बताएं कि आप क्या, कंप्लीट। कितने लोग कह रहे हैं कंप्लीटनेस सी लिख दें, और कितने बच्चे कह रहे हैं अकरेंस वो ओ लिख दें भाई। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कि कंप्लीटनेस क्यों है, इसको पहले उर्दू में समझे आप। भाई जो शिपमेंट आ चुकी है और जो गुड मैं डिस्पैच कर चुका हूं, मैं वर्क बैक करके देख रहा हूं कि क्या मैंने उनको प्रॉपर जीएल में रिकॉर्ड कर लिया कंप्लीटली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीआरएन तो बन गई है, जीडीएन तो बन गई है, लेकिन उनको जीएल में रिकॉर्ड नहीं किया है। यहां मैं वेरीफाई कर रहा हूं कंप्लीटनेस। और अगर मैं इसको वाइसी वर्सा कर दूं, वाइसी वर्सा, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा भाई, बोलो। सेल डे बुक, परचेज डे बुक। परचेज डे बुक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये देख रहा हूं कि जो तमाम एंट्री सेल्ड बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं, मैं जरा जाके देख रहा हूं पीछे कि क्या उनकी जीडीएन है या नहीं है। और जो मैंने परचेज बुक में रिकॉर्ड किए हैं, मैं जाके वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या उनकी जीआरएन है या नहीं है। अब उर्दू में तर्जुमा सुन लो, वो तमाम एंट्रीज जो सेल डे बुक में रिकॉर्ड हो रही हैं और वो तमाम एंट्रीज जो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हो रही हैं, मैं जरा जाके देख रहा हूं कि क्या उनकी सेल और क्या उनकी परचेज अकर हुई कि नहीं हुई। अब मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूं, बोलो भाई। अकरेंस। अकरेंस वेरीफाई कर रहा हूं। उर्दू तर्जुमा क्या है, व्हाट इज द उर्दू हिंदी तर्जुमा, जो हमारे भाई इंडिया से हैं। इसका मतलब यह है, इसका तर्जुमा यह है कि भाई जो सेल डे बुक में आपने एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, क्या वो वाकई में सेल अकर हुई या नहीं हुई। और जो आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड की है, क्या वाकई में उसकी परचेज हुई या नहीं हुई। इसको हम कहते हैं भाई हुई, अकरेंस। उर्दू में कहते हैं हुई नहीं। सही है जी। जी, जी सर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई इधर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर भाई। 20 जी कंप्लीट। दोबारा पढ़ लें जरा एक बार, 20 जी दोबारा पढ़ लें।
जी, which of the following substantive procedure provides evidence about the occurrence assertion of purchases? Compare the current year purchases with the last year purchases. Select a sample of supplier and verify the approved vendor list. Select a sample of supplier invoices and recalculate the invoiced amount and trace back to the purchase order. Accuracy. Select a sample of supplier invoices from the purchase day book and trace them back to GRN. जी करेक्ट आंसर इज 4D. द करेक्ट आंसर इज D4 ओनली बिकॉज इससे वेरीफाई हो रही अकरेंस. सर ए में क्या हो रहा है? कंप्लीटनेस. सर टू में क्या हो रहा है? बताएं टू में क्या हो रहा है भाई? टू बी कंप्लीटनेस occurrence जी दोनों ठीक है जी, टू भी कंप्लीट. completeness. अच्छा एक बात मैं जरा यहाँ क्लैरिफाई कर दूं पूरी क्लास को, तमाम लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं जो रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे. ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एपी, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्या? Analytical procedure. जी कौन सा स्टैंडर्ड है भाई? कौन सा आइजा है ये बोलो भाई? 520. 520. जी शफीक जरा एक काम करें और जी मेरे सर. साथ एग्जांपल्स पढ़ लें प्लीज जी. तमाम बच्चे हैं एग्जांपल्स देखें जी एपी की. वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बड़े शाबाश. Comparison from last year numbers, all kind of ratios analysis, comparison of actual number with budgeted or forecast cost, comparison of actual number with predicted or expected amount. This is called predicted test. And comparison of financial information with financial information, comparison of non-financial with non-financial information. Sorry, with financial information. Comparison with industry norms, similar industry. Comparison with overall economic growth of country for the particular sector of industry. जी ये क्या है सारी? ये हमने क्या पढ़ा भाई? बोलो जवाब दो. Example of analytical procedures. अब तमाम बच्चे मेरी बात नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें, गिरा में बांध लें. जितनी भी एपी की एग्जांपल्स हैं, जितनी भी एपी की एग्जांपल्स हैं, जब भी हम एपी करेंगे एस कायरो तो वी आर ऑटोमेटिकली वेरीफाइंग कंप्लीटनेस. क्या बोला? Completeness. जब भी आप कोई भी एपी की एग्जांपल कर रहे होंगे एज अ ऑडिट प्रोसीजर, तो उससे कोई असर्शन वेरीफाई हो ना हो, मेन असर्शन कौन सी वेरीफाई होगी? Completeness में. कंप्लीट है. ये नोट कर लें भाई अपने पास. ठीक है जी, नोट कर लें. शाबाश. बहुत सारी बातें बता रहा हूं, हमें नहीं पता कौन सी बात मेरी एग्जाम में आपको इंशाल्लाह कहाँ काम आ जाएगी भाई. ठीक है जी. विदन में आपकी बात का जवाब देता हूं जी. नंबर 24, नंबर 24 भाई जी. Which of the following audit procedure provide evidence over the completeness assertion of the purchases? किसकी बात कर रहा Compare है भाई? the किसकी बात कर रहा है? completeness. ठीक है जी, चले आगे. शाबाश. पहला वन तो हो गई होगा. Compare the current year record purchases from the टू last भी year होगा. purchases. Compare current year purchases with industry norms. Trace a sample of GRN थ्री made at the balance sheet date थ्री from the trade payables control account. Select a sample of supplier invoices and recalculate the invoiced amount. जी करेक्ट आंसर का ऑप्शन बताएं जी मुझे. जिसका डी होगा. बी। सी लग रहा है सुकून से सर. देखें, सुकून से देखें, कोई जल्दबाजी ना करे प्लीज. क्या पहली एग्जांपल एपी है? जवाब दो मुझे पूरी क्लास. यस सी है. कोई चलिए दो जल्दबाजी नहीं करेगा. मेरी बात समझें, ये एमसीक्यूज हैं. यही एग्जामिनर घुमा के मुश्किल करके ओटी में डाल देगा. अगर लॉजिक क्लियर करनी है यही मेरे साथ क्लियर कर लो, क्योंकि अगले हफ्ते 4-5 दिन बाद जो मैं सेशन लेने वाला हूं, मैं ओटीज का मॉक लेने वाला हूं. क्या लेने वाला हूं भाई? और इसका मौक. जी ओटीज का मॉक होगा, जहां 1 घंटा होगा और मैं लाइव बैठाऊंगा, मैं कोक पी रहूंगा, आइसक्रीम खा रहूंगा, और आप बैठ के पूरे 30 नंबर के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह. तो ये सारी चीजें जो आज आपने देखी हैं, मजीद देखेंगे, वो इंशाल्लाह ओटीज में आपको काम आ रही होंगी. तो कोई जल्दबाजी ना करे. पहली एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ एपी, हाँ या ना? जी सर. दूसरी एग्जांपल पढ़े. दूसरी, कंपेयर करंट ईयर परचेज विद इंडस्ट्री नॉर्म्स. ये तो अभी पढ़ी थी मैं. ये भी एपी है. वेरी गुड. इसीलिए पढ़ रहा जी था सर. शफीक भाई, चालाक आदमी हूं मैं, इसीलिए भी जी मैंने सर. रिवाइज करवाया था जी. मैं चाह रहा हूँ उस्मान भाई नींद में जाग जाए, नींद में जाग जाए, जगा रहा हूँ उस्मान को मैं. जी थर्ड सर. पढ़े जी. Trace a sample of GRN made at the balance sheet date from the trade payables control account. जी क्या कर रहे हैं आप? ट्रेड पेबल से जीआरएन वेरीफाई कर रहे हैं या जी सर. जीआरएन से ट्रेड पेबल वेरीफाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अकरेंस. अकरेंस. अकरेंस नहीं है. कंप्लीटनेस. सॉरी सॉरी.
जी अकरेंस नहीं है ये, अभी देखा है हमने, कहाँ देखा था भाई? सॉरी सॉरी, वो ऊपर। मिक्सअप कर गया, मिक्सअप कर जी जी, गया। कहाँ चला गया? ये सर ये देखें भाई, दोबारा दिखा देंगे जरा, ये दोबारा दिखा दें प्लीज। ये दोबारा देखें भाई, दोबारा देखें ये देखें। मैं जीआरएन का सैंपल ड्रॉ करके वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या वो जो गुड्स की जीआरएन हो चुकी है या जिन गुड्स की जीडीएन हो चुकी है, क्या वो जनरल लेजर में रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए। तो क्या वेरीफाई कर रहे हैं इधर हम? कंप्लीटनेस। कंप्लीट। कंप्लीट। ऐसा ही है उस्मान? जी जी सर सर। जी। ठीक है, क्लियर है मेरा बच्चा? जी सर। जबरदस्त। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जवानों, जवाब सी। दें। सी। सी सी सी। वन सी, टू थ्री करेक्ट आंसर इज सी। मैंने आंसर तो यही दिया था, लेकिन वो मैं भूल गया था। क्योंकि वन चलो, भी कंप्लीटनेस है, टू टू बी 1 2 थ्री तो बी। है ही कंप्लीट। है, और थ्री भी कंप्लीटनेस है। फोर क्या है भाई? एक्यूरेसी एक्यूरेसी। जी, थ्री कैलकुलेट करना है एक्यूरेसी। क्लियर है भाई? जी सर। ठीक है जी। ध्रुति, जो हमारे दोस्त इंडिया से हैं, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, काठमांडू से हैं, नेपाल से हैं, भाई आपको मेरी आवाज समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं है? आर वी ऑल गुड? कोई मसला हो बच्चा, बात कर लेंगे, ठीक है जी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही आसान भाषा में बात कर रहा हूं, आसान उर्दू में बात कर रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मेरी बात को समझ लें, ठीक है जी। 25 स्टार्ट। Which of the following statements summarize the auditor's responsibility in the relation to going concern? Number one, evaluate management assessment of the entity's ability to continue as a going concern. Determine whether or not an entity can prepare its financial statement using the going concern basis of accounting. Remain alert throughout the audit for events or conditions which may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. Obtain evidence to determine whether a material uncertainty exists if events are identified which may cause doubt on the entity's ability to continue as a going concern. जी, आंसर बताएं भाई, सुकून सर से देखें। डी है। 5 सेकंड लगाए, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। पता नहीं रेसिंग कार में आए हुए हैं क्या, कोई नाम थोड़ी मिल रहा है। क्या हम एज एन ऑडिटर, क्या हम एज एन ऑडिटर, क्या हम इवेल्युएट करते हैं एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न? क्या हम Yes, sir. इवेल्युएट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यस। ठीक है जी बात। इसका मतलब क्या हुआ कि वन तो लाजमी करते हैं। इसका मतलब फोर ये भी हुआ, लाइक। इसका मतलब है आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये जी भी हो सर। सकता है, आंसर ये भी हो जी। सकता है। सी तो जी आंसर सर। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें सी वन तो है। शामिल। बात जी समझ आई सर। है? जी सर। एक तरीके मैं सिखाऊंगा आपको कि आप एमसीक्यू का आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, जी दूसरा सर। मुझे बताएं, जरा थ्री पढ़े भाई, थ्री पढ़े, थ्री पढ़े। Remain alert throughout the audit for events or conditions which may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. अब मेरी बात सुनो, हम जब क्लाइंट पर ऑडिट करने पहुंचते हैं तो क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुका होता है, जी या तो सर। वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर बने हुए होंगे या क्या नहीं गोइंग बता। कंसर्न अजम्पशन पर नहीं बने हुए होंगे। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल बने हुए। मेरा हाथ का इशारा देखो, ये रहे करंट एसेट्स, ये रहे नॉन करंट एसेट्स, ये रही करंट लायबिलिटी, ये रही नॉन करंट लायबिलिटी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ही यही कि एंटिटी विल बी एबल टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 12 months। व्हाट इज अजम्पशन? गोइंग कंसर्न अजम्पशन उस वक्त वैलिड होता है जब कंपनी एक बैलेंस शीट से लेके और दूसरी अगली बात। बैलेंस शीट सर्वाइव कर सकती है। और जब हम कहते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल बेस पर बनेंगे। नॉर्मल बेस का मतलब यह है कि अकाउंट्स बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसा तुम बचपन से अब तक देखते हुए आ रहे हो। जी सर। ये रहे करंट एसेट्स, ये रहे नॉन करंट एसेट्स, ये रही करंट लायबिलिटीज, और ये रही तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर तुम्हारी आ जाएगी इक्विटी। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल बेस पर नहीं बनेंगे तो फिर ब्रेक वो इवन। ऑल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर, जिसके तीन नाम है। ब्रेकअप वैल्यू बेसिस भी कहा जाता है, एनआरवी ब्रेक बेसिस इवन। भी कहा जाता है, और ब्रेकअप बेसिस बस में। ऑल्टरनेटिव बेसिस भी कहा जाता है। ठीक है जी, इन तीन नामों से पुकारते हैं। एनआरवी बेस कहें, ब्रेकअप वैल्यू बेस कहें, या इसको हम कहें
ऑल्टरनेटिव बेसिस। तो मेरा सवाल ये मैं बताना ही चाह रहा था, मैंने थोड़ा रिवीजन करा दिया कि हम जब ऑडिट पर जाते हैं बैलेंस शीट डेट से पहले बाद में, अगर हम अज्यूम कर लें कि हम ईयर एंड के बाद जा रहे हैं, तो क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुका होता है। अब हमें देखना है कि क्या ऐसे कोई इंडिकेटर्स हैं एज पर आइजा 570, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिकेटर हो, वो ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स हो, वो अदर इंडिकेटर हो, जो जिससे डाउट हो रहा है कि दाल में कुछ काला है। सवाल ये है, थ्री भी सही है, थ्री भी सही है। अब इसका मतलब है अगर थ्री सही है तो तुम गौर से देखो कि तुम्हारे पास बी ऑप्शन भी चला गया, जी सर। ये ऑप्शन भी चला गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा ऑप्शन, मुझे बताओ। ए अब और तुम डी या तो बचा ए या या डी। बचा डी। बात समझ आ रही मेरी? जी मैं सर। तुम्हें सॉल्व करना सिखा रहा हूं। 1 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब है टू का मसला है। जरा टू पढ़ो भाई, टू पढ़े Determine साहब। whether determine whether or not an entity can maybe prepare its financial statement using going concern basis of the accounting मेरी winning बात का आसान जवाब दे दो भाई, सारे बच्चे मेरी बात का जवाब दें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? management। entity ठीक client है, की मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की। एज एन ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की नहीं है, और जी ना सर। हम क्लाइंट को डिक्टेट कर सकते हैं। यहां वो कह रहे हैं डिटरमिन वेदर और नॉट एन एंटिटी कैन प्रिपेयर इट्स अकाउंट्स यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, ये क्लाइंट का काम है। लिहाजा टू ऑप्शन नहीं है। अगर टू ऑप्शन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो ए सकता। आंसर द करेक्ट आंसर इज ए। ए। द करेक्ट आंसर इज ए भाई, बात समझ आई है? जी सर। सर तो जब आंसर ए था तो आपने इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई है? लंबी कहानी इसलिए बताई है ताकि going concern 570 में भाई दिमाग में चिपक जाए, रिवाइज हो जाए। क्या बात समझ आ रही है? जी सर। क्या मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं या रिवीजन भी कराऊं, जैसा तुम बोलो भाई। होनी चाहिए रिवीजन सर। जी रिवीजन करा रहे हैं भाई इसको। कोई मसला यहां तक, कोई नो सवाल? सर। ठीक है जी, जबरदस्त। हजरत ये हमने मुकम्मल किया हमारा मिडनाइट डील सेट वन, हमने कवर किया सेशन वन। अब स्टार्ट करते हैं जी सेशन टू। और अब मैं आ रहा हूं आज के नए वाले सेट के ऊपर। इसमें हमारे पास 15 एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह, और इसको भी इंशाल्लाह हम निपटाएंगे और एंजॉय करेंगे जी। ये आगे जी हमारा मिडनाइट डील पार्ट 2 बाय एसके। ठीक है जी, स्टार्ट करें शफीक भाई। जी सर। Which of चले the स्टार्ट। following audit procedure provide evidence over the occurrence assertion for sales? Number one, select sample of dispatch notes and agree to invoices in the sale, general ledger and accounts. For a sample of sale invoice at the year end, inspect the dates and compare with the dates of the GDN and the dates recorded in the sales and receivable ledgers. Select a sample of a sale invoices from the sale general ledger and trace them back to customer orders and good dispatch note. Fourth है जी, recalculate sale discount given for a sample of invoice made during the year. वाह भाई। जी भाई, हाँ भाई, जवाब दो पाकिस्तानियों, सो गए? वो तो ऑप्शन में है भी नहीं किसी वक्त भी उस्मान की खराटों की आवाज आने वाली, किसी वक्त भी उस्मान गिर जाएगा बिस्तर के ऊपर से। किसी वक्त भी होने वाला है ये, तैयारी पकड़ने भाई। जी भाई, क्या आंसर है, कौन जवाब दे रहा है मुझे इसका? सारिम भी हैं, सुहेल भी हैं, उमैमा भी हैं, मानोर भी हैं, फातिमा भी हैं, माशाल्लाह पूरी नफरी मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड्स एविडेंस ओवर व्हाट? दोस्तों ओवर व्हाट? occurrence। टू तो है टू है जरा पता है पहला वाला क्या है, जरा पढ़ें, पहला वाला पढ़ें। Select sample of dispatch notes and agree to the invoices in टू the वन थ्री लग रहा sale टू वन general थ्री ledger and accounts. कंप्लीटनेस टू हो वन गया। थ्री नंबर टू पढ़ें, नंबर टू पढ़ें, नंबर टू For पढ़ें a सभी। sample of sale invoices at the year end, inspect the dates and compare with the dates of GDN and the dates recorded in the sales and receivable ledgers. ठीक Cut है off। जी, ये तो टू में ये क्या लिखा टू मैंने? कट ऑफ है कट कट ऑफ ऑफ हो गया। इसका जी सर। मतलब है वन भी कट गया और टू भी कट गया। जरा फोर थ्री देखें है भाई। Recalculate, ये तो एक्यूरेसी है। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको पिछले वाले डायग्राम में लेके जाऊं, जी अब सर। अगर वो तो मैं दिखाया तो है आपको डायग्राम में ले जाऊं जहां मैंने वो डायग्राम के जरिए समझाया था, ये आ गया भाई, ये फिर चेक कर लो भाई। भाई फिर देख लो पूरी क्लास, फिर देख लो भाई। जी सर, ये तो अभी बताया। जी, जब मैं परचेज डे बुक से उल्टा चल गया कहाँ आऊंगा, जीडीएन पर आऊंगा, या परचेज डे बुक से कहाँ आऊंगा, जीआरएन के ऊपर?
तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या ये सेल और परचेज अकर हुई कि नहीं। लेकिन अगर मैं जीआरएन से और जीडीएन से अगर मैं जीएल में आऊंगा, तो मैं ये वेरीफाई कर रहा हूं कि जो मैं माल बेच चुका हूं और जो गुड्स आ चुके हैं, क्या वो जीएल में कंप्लीटली रिकॉर्ड हुए या नहीं। ये इतनी इतनी बेसिक बात है कि बहुत सारे बच्चों को जो सब्सटेंटिव कर चुके होते हैं उनको इसका जवाब नहीं आता भाई। द करेक्ट आंसर इज मेरे दोस्तों क्या, सी। only. द करेक्ट C. आंसर इज सी, C. 3 ओनली भाई। एक बार दोबारा पढ़ लो 3। Select a sample of sale invoices from the general ledger and trace them back to the customer orders and good dispatch notes. ठीक है जी, नंबर 2 पे आए जी। Following discussion with one of your firm's client, the audit engagement partner has advised that detailed testing will need to be performed on the valuation of inventory due to some concerns over the net realizable value of certain products. Which of the following method disclosed by the client is an audit indicator that net realizable value could be लोअर lower देन than the cost? जी, ऑप्शंस हैं आपके पास। General market prices for individual gemstone have remained static for the last 3 years. Demand for a certain item of jewelry has increased marginally over the past year. Trade discount given by the supplier has increased in the past year. There has been an increase in the average time taken to manufacture each individual jewelry piece. जी, क्या आंसर है भाई? जरा डी पढ़ेंगे भाई। जी सर, there has been an increase in the average time taken to manufacture each individual jewelry pieces. जब एवरेज टाइम बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ बढ़ जाएगी। जाए। बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ये रिस्क है कि मिसाल के तौर पे तुम्हारी पहले कॉस्ट थी 100 रुपए और तुम्हारी एनआरपी थी 120 रुपए। जब तुम्हारा एवरेज टाइम ज्यादा बढ़ेगा या तुम्हारी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी या किसी भी वजह से तुम्हारा टाइम टू मैन्युफैक्चर बढ़ जाएगा, तो ये रिस्क है कि तुम्हारी कॉस्ट हो गई 200 और तुम्हारी एनआरपी हो गई लेट से 120 130। इसका मतलब है रिस्क क्या हुआ? रिस्क ये है, पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डिस्क्लोज बाय द क्लाइंट इज एन इंडिकेटर NRV एनआरवी कुड बी could लोअर lower देन। than the cost. कॉस्ट बढ़ जी जाएगी तो रिस्क क्या होगा कि एनआरवी कॉस्ट से क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाए। करेक्ट आंसर इज डी। समझ आया भाई? जी सर। जी, आगे चलें जी, नंबर 3 पे है, शाबाश। Audit client did not record both depreciation and bad debt expense for the year amounting to Rs 4500,000 and 4.5 Rs मिलियन 2500,000. लाख रुपीज, या चूंकि हमारे भाई इंडिया से भी हैं तो भाई आप कह दें मोहब्बत से आईएनआर। शफीक भाई ख्याल रखें, मेहमान साथ हैं शफीक ओके भाई। सर, ठीक है। जी, आगे चलें। The profit before tax is INR 18.5 and audit client does not agree to the adjust the financial statement for the year. The following will be the impact on the audit opinion for the year. सर जी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे ग्रुप में भी पूछा हुआ है, वो मटेरियल उस वाला ला के बना। सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे, आपको चीता बना देंगे इंशाल्लाह। भाईजान। आइजा 705 ऑडिट रिपोर्ट के ये स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है 700, 701, 705 और 706। इन पे जबरदस्त किस्म की ग्रिप होगी। तो रिपोर्ट का सवाल चाहे वो सेक्शन ए में आएगा या सेक्शन बी में आएगा तो जाके वो अटेम्प्ट होगा। ठीक है जी, जरा टोटल करें जी। 4.5 प्लस 2.5 कितना होता है शफीक? 7 7,000 7 कितना हुआ? मिलियन सर। ठीक 7 है जी, मिलियन डिवाइड करें जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 18 से डिवाइड करें जी। 37.8%। ठीक है जी, परसेंटेज आ रही कितनी? 37.8। 8%। ठीक है जी। अब जितने बच्चे Adverse- जूम पर मौजूद हैं और जितने बच्चे बाद में इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देखेंगे, शफीक भाई मैं आपको समझा रहा हूं, आपने आपका आपका होमवर्क ये है शफीक भाई कि आप जी पूरी सर, दुनिया को रिवाइज कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आपने बताना है कि आपके उस्ताद कौन है, ये भी साथ में बताना है आपने, ऐसे नहीं बताना आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। सही है ना परवेज? आपने बताना है कि उस्ताद मोहतरम कौन है आपके। जी जी जब बिल्कुल। को डिवाइड करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से और मल्टीप्लाई करूंगा 100 को, चाहे एमएम हो या एनेबिलिटी हो,
अगर परसेंटेज 5% से कम है ये इमटेरियल है। इसका मतलब है, ये मैंने ही दुनिया को सिखाया हुआ है, लोग आज इससे इसी से माशाल्लाह पढ़ा रहे होते हैं। अगर 5% से कम है, इमटेरियल का मतलब इमेटीरियल है ऑडिट रिपोर्ट पर या ऑडिट ओपिनियन पर कोई इंपैक्ट नहीं नहीं होगा। पड़ेगा, नो इम्पैक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अगर ये परसेंटेज 5% से लेके और 25% में है, द इशू इज सेट टू बी मटीरियल बट नॉट परवेजिव। क्या कहा मैंने? मटेरियल बट नॉट परवेज। ठीक है जी, नोट करते चलेंगे जिनके पास लिखा हुआ नहीं है या भूल गए। और अगर ये मटेरियल 25% से ज्यादा है, द इशू इज सेट टू बी मटीरियल एंड परवेज। परवेसिव परवेजिव। ठीक है जी। यही परवेजिव परसेंटेज अगर हम रेवेन्यू की बात करें, यही परसेंटेज अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू में परसेंटेज क्या हो जाएगी? ये 0.5% से अगर पॉइंट कम है पॉइंट। तो जी सर। इमटेरियल है, और अगर 0.5% से लेके 15% है, द इशू इज सेट टू बी मटीरियल बट नॉट परवेज। नॉट परवेजिव। और अगर ये परसेंटेज 15% से बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई? मटेरियल एंड परवेज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये इंशाल्लाह आज नहीं तो कल तमाम ग्रुप पे एक बार ना अपनी ऑडियो के साथ डाल दूंगा इंशाल्लाह। अब जरा जी। यहाँ आ जाए, क्या है ये परसेंटेज? 37.8। ये परसेंटेज किसकी है? क्या क्या दिया मटेरियल। वेरिएबल? रेवेन्यू। प्रॉफिट व्हाट इज द बिफोर टैक्स। वेरिएबल? व्हाट इज द वेरिएबल? पीबीटी पीबीटी वेरी गुड। क्या पीबीटी दिया हुआ है या रेवेन्यू दिया हुआ है? एक बात पीबीटी। जरा तमाम बच्चे गौर से सुन लें भाई, जब भी रिपोर्ट का सवाल आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं शफीक मेरी आवाज क्लियर है? जी सर बिल्कुल। जब भी सवाल में रिपोर्ट का सवाल आएगा, चाहे वो 560 के साथ आए, चाहे वो गोइंग कंसर्न 570 के साथ आए, या वो 580 मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के साथ आए, तो आपने हमेशा ये देखना है कि सवाल में वेरिएबल गिवन क्या है। क्या पीबीटी है, क्या रेवेन्यू है, क्या टोटल एसेट्स हैं, क्या टोटल लायबिलिटीज हैं, या सवाल बिल्कुल साइलेंट है। तो डिपेंड करता है कि आप किस केस में क्या करेंगे, डिपेंड करता है कि सवाल में क्या गिवन है आपको। इस सवाल में क्या गिवन है भाई? पीबीटी। ठीक है जी। पीबीटी के केस में हमने क्या पढ़ा है कि अगर 25% जब बढ़ जाएगा तो इशू सेट टू बी मटीरियल एंड, परवेजिव। और चूंकि यह मामला कौन सा एमएम है, इनेबिलिटी है? एम। एमएम है ना, जी लिहाजा सर। कौन सा ओपिनियन देंगे आप? एडवर्ड्स एडवर्स। एडवर्स में हम क्या कहते हैं? एडवर्स की वर्डिंग क्या होती है? एडवर्स की वर्डिंग वर्डिंग होती है इन आवर ओपिनियन, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन द basis for adverse opinion section of our report, the financial statements do not give a true and, फेयर व्यूज। याद है ना भाई? जी सर। ठीक है जी। यहां तक किसी का कोई सवाल इस केस के अंदर प्लीज, कोई सवाल यहां पर रिपोर्ट के हवाले से कोई सवाल प्लीज पूछ सकते हैं? नो सर। ठीक है जी, क्लियर है, जबरदस्त। 4 पे आए जी, फोर्थ। Which of the following procedure should be performed in the relation to the revaluation model policy during the year? Okay, first, recalculate the depreciation charge for the year using the updated valuation. Verify that all assets in the same class have been revalued in the line with IAS 16, property, plant, and equipment. Agree the value to experts reports and वन recalculate the थ्री revaluation वन टू वन ए adjustment recorded by the audit client. Perform physical inspection of asset revalued during the year. Correct answer. ए आंसर वन टू वन थ्री जी। फोर एग्जिस्टेंस के लिए क्या लग रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? अच्छा अच्छा वो नहीं पूछी ये Perform in the relation to the valuation model. तीनों चारों हैं चारों फोर्थ में क्या वेरीफाई कर रहे हैं आप? एग्जिस्टेंस Existence. इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं भाई, इससे कोई ताल्लुक नहीं इसका। जी सर। आंसर नहीं है ये फोर्थ आंसर है। नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। वन टू वन थ्री तो करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? ए। वन हाँ टू समझ। थ्री। दोबारा पढ़ो शफीक, दोबारा पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये। जी सर। Which of the following procedure should be performed in the relation to the revaluation model policy during कोई the year? ताल्लुक नहीं जी। the following which of the following procedure should be performed
इन रिलेशन टू द रीवैल्यूएशन मॉडल एज पर आगे 16। वो कह रहा पता क्या क्या करेंगे रीवैल्यूएशन के अंदर। भाई हम चौथा काम नहीं करते हैं, चौथे काम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, चौथा काम अलग है, ये फिजिकल वेरीफाई कर रहे हैं आप, ये एग्जिस्टेंस है। लिहाजा इस सवाल के अंदर एग्जिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं जब फोर्थ आंसर नहीं होगा तो जिस जिस ऑप्शन में 4 दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई? एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया भाई ए, 1 2 3। बात समझ आई दोस्तों जी प्यारो? सर। आगे चलें जी, शाबाश। 5 पे हैं, शाबाश। Which of the following audit procedure will test the valuation of the bank balance as at year end? Obtain bank confirmation from each bank. Reperform arithmetic of the bank reconciliation. Determine whether the bank accounts are subject to any restrictions. Verify by inspecting pay-in slips that uncleared bankings are paid in prior to the year end. सोचें जरा, शाबाश, लगाएं टाइम। 2 and 4 Valuation of bank. सर 2 and 4 जरा पहले मेरी बात समझिए आप। ये मैंने आपकी मोहब्बत में क्या बना दिया? बैंक रिकंसिलेशन। मुझे पता है बैंक रिकॉन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, बैलेंस एज पर बैंक। ये वो पैसा है जो मेरे बैंक में रखा हुआ है, रिकंसाइलिंग आइटम प्लस माइनस जो भी है। उसके बाद ये नंबर क्या आ गया, ये है बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा वाला कॉलम परवेज, कौन सा वाला कॉलम? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम, मेरे कैश बुक के 2 कॉलम है, एक कैश का और एक बैंक का है। कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। याद रहे, ये याद रहे, बड़ी बेसिक बात बताने जा रहा हूं। हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हम करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक में जो हम बैंक बैलेंस दिखाते हैं वो बैंक का बैलेंस नहीं होता है, वो कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस होता है। तभी तो हम बैंक रिकॉन कॉलम। बनाते हैं, तभी तो हम रिकॉन बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल टेस्ट द वैल्यूएशन। ऑब्टेन बैंक कंफर्मेशन इसके लिए नहीं है। डिटरमिन वेदर बैंक अकाउंट आर सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन, इससे पता चलेगा राइट ऑन ऑब्लिगेशन, ये भी नहीं है भाई। ठीक है जी। जी सर। वो तमाम आइटम जो बैंक रिकंसिलेशन से जिनका ताल्लुक है वो डेफिनेटली हमारी वैल्यूएशन को वेरीफाई करेंगे। फिर आसान कर देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ बैंक बैलेंस? इसका मतलब ये कि जो बैलेंस हम अपने अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, जो बैलेंस हम अपने अकाउंट्स में ये दिखा रहे हैं, इधर वाला ये, मैं ये कह रहा था कि जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, जब मैं बात करता हूं वैल्यूएशन की, तो मैं इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि ये रहे मेरा अकाउंट्स। मैं कह रहा हूं ये रहा मेरा कैश एंड बैंक का बैलेंस, ये रहा कैश इन हैंड, और ये रहा मेरा कैश एट बैंक। तो जब मैं कहता हूं ना वैल्यूएशन, तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है ये बैलेंस जो यहां दिखा रहे हैं आप, और आपको पता है कि ये बैलेंस कहां से आ रहा है? ये बैलेंस आ रहा है बैंक अकाउंट से। मेरी बात समझ रहे हो? मैं पूरी कहानी समझा रहा हूं। अगर मिसाल के तौर पे यहां दिखा रहे हो तुम 400, 400, तो ये 400 कौन सा अमाउंट है? ये 400 वो होगा जो कहां आ रहा होगा, जो यहां आ रहा होगा। ये रहा 400। मेरी बात समझ आई है? हाँ या ना? जी जी सर। जी सर। रिपीट कर दूं क्या भाई, रिपीट करूं क्या? नहीं नहीं सर, सही है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जब अगर अगर कैश एंड बैंक में 400 आ रहा है तो ये बैलेंस वही होगा जो मेरे बैंक रिकॉर्ड का क्लोजिंग आ रहा होगा, क्योंकि बैंक रिकॉर्ड का स्टार्टिंग नंबर होता है बैलेंस एज पर बैंक, रिकंसाइलिंग आइटम प्लस माइनस जो भी आ रहा है। उसके बाद हम ये जो बैलेंस पर पहुंचते हैं ये क्या है? ये होता है बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। सवाल में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल टेस्ट वैल्यूएशन ऑफ बैंक बैलेंस। इसका मतलब है वो तमाम प्रोसीजर, ये वो तमाम चीजें जो रिकंसाइलिंग या रिकंसिलेशन में आ रही होंगी वो इसका आंसर होगा। 2 भी आ गया और 4 भी आ गया। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द 2 and करेक्ट 4 आंसर इज 5 है जी, 2 बिल्कुल and जी। 2 and 4। ठीक है जी सही भाई। बात। जी सर। ठीक है, थोड़ी सी मैंने बात लंबी कर दी, मैंने कहा लॉजिक दे दूं भाई। ओके। नंबर 6 भाई, इधर निशान डालेंगे भाई। किसने लगा? जिस भाई ने निशान लगाया था निशान डालें भाई। Completeness of debtors is verified as follows. Perform debtors confirmation at the balance sheet date. Verify supporting documents, for example, purchase order, good dispatch notes, and delivery notes, etc. Discuss with management the adequacy of allowance for doubtful debts for the year.
Compare the closing data for the current year with the last year balance. जी The correct answer is बहुत अच्छा एमसीक्यू है भाई, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त लॉजिकल सवाल है। वो कह रहे हैं जी। कंप्लीटनेस ऑफ डेटर्स इज वेरीफाइड एज फॉलोज। जरा शफीक दोबारा पढ़े, पहला वाला किया बेटा। Perform data confirmation at the balance sheet date. इससे क्या Existence वेरीफाई of होगी? existence. आगे चलो। Verify supporting documents, for example, purchase order, good dispatch notes, and delivery notes. इससे क्या वेरीफाई होता है भाई? Rights and obligations. आगे चलो। Right. Discuss with management the adequacy of loans for the doubtful debts for the year. Accuracy. Accuracy. पूरा बोलो, पूरा बोलो, पूरा बोलो मामू, टोपी Accuracy नहीं कराओ। evaluation Accuracy. and हाँ, ये टोपी नहीं कराओ मुझे, जुमला पूरा बोला करो भाई। Accuracy valuation and एग्जाम में भी डंडी मारोगे फिर, रुक जाओ, allocations. रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जी जी, सामने क्या आ गया भाई? जवाब दो पाकिस्तानी हूँ। assertions. Assertions फिर आ रिवाइज गई कर हैं। लो, फिर रिवाइज कर लो। शफीक पढ़ो यहाँ से पहला। Occurrence, completeness, accuracy कट ऑफ जी। अच्छा ये पढ़, ठीक है। A cut off, नीचे है जी क्लासिफिकेशन एंड नीचे प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, कितनी बातें हो गई? 6। 6। शफीक भाई बता नहीं रहे, इनके लगता है रूम में चाय आई है इनके लिए, चुपचाप चाय पी रही है। जी बैलेंस नहीं शीट सर, पे आ जाओ भाई। हॉस्टल में चाय नहीं देते कोई। जी Existent right and obligations, completeness, accuracy, valuation and allocations, classification, presentations। कितनी हो गई भाई असर्शन टोटल? 12। 12। याद आएगा भाई, याद रहेगा भाई। जी सर। जहां जहां मैं रिवीजन करा सकता हूँ मैं करा रहा हूँ, ताकि आपको इंशाल्लाह याद हो जाए। जी अब इंशाल्लाह। दोबारा मैंने 4 ऑप्शन पहला किया था भाई। Perform debtors confirmation at the balance sheet date. एग्जिस्टेंस, आगे चलो। Verify supporting documents, for example, purchase order, good dispatch notes, and delivery notes, etc. राइट्स हो गया, थर्ड पढ़ो। Discuss with management the adequacy of the allowance for doubtful debts for the year एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन। and छोटी allocation. सी बात से पहले कुछ देर पहले मैंने बताया था ऑल Compare. एग्जाम्पल्स ऑफ एपी। क्या बताया था दोस्तों? तमाम दोस्तों बताएं मुझे, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एपी। AP. एपी स्टैंड्स फॉर Completeness होगा। प्रोसीजर, एनालिटिकल। Analytical procedure. उससे क्या वेरीफाई होगी भाई? Completeness. Completeness. और करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई दोस्तों? Only 4. जी अच्छा सर, आपने एक और चीज हमें बताई थी आपकी वीडियोस में, प्रोविजन फॉर डाउट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा वैल्यूएशन को की assertion को वेरीफाई कर रहा होता है। सही है, ये आपने बात, मैंने 3 को ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत मुनासिब बात कर दी आपने। अच्छा एक बात तमाम लोग मेरी सुने, एक मैं जनरल स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, पूरी पूरी आवाम मेरी बात सुने। जी सर। शफीक आप ये बात लोगों को ग्रुप में बताइएगा, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव होते हैं व्हाट्सएप के जी ऊपर। सर। जी अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर सेक्शन बी में आएगा, अगर सब्सटेंटिव का सवाल सेक्शन बी में आएगा, वो आसान होगा, वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर सवाल में असर्शन का कोई जिक्र नहीं है, मेरी बात सुने बहुत गौर से, दिमाग के सारे घोड़े खोल के सुने। सवाल कह रहा है व्हाट सब्सटेंटिव विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई कैशड बैंक। सवाल में लिखा हुआ है व्हाट सब्सटेंटिव विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई डेटर्स। सवाल में लिखा हुआ है व्हाट सब्सटेंटिव विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई प्रोविजन फॉर लॉ सूट। अगर क्वेश्चन के अंदर असर्शन का जिक्र नहीं है, क्या कहा शफीक? असर्शन का जिक्र नहीं है अगर क्वेश्चन में, तो हमें आंसर के अंदर भी असर्शन से लिंक करने की जरूरत नहीं है। रिपीट करो मैंने क्या कहा। तो आंसर में भी हमें असर्शन से लिंक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मसला पता है कब होगा? जी मसला सर। होगा जब सब्सटेंटिव सेक्शन ए में आएगा, वहां मौत आएगी हमें। जी सर। इसीलिए मैं एमसीक्यूज में जानबूझ के सब्सटेंटिव डाले हुए, ताकि आपकी असर्शन से लॉजिक बने। सेक्शन जी बी सर। के लिए नहीं शफीक भाई, जी सर। सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए के लिए। जी सर। क्लियर है भाई? जी सर बिल्कुल। नंबर 7 जी। Which of the following are substantive test of details for wages and salaries expense during the audit? Calculation of wages and salary expenses, a ratio to the total admin expense for the year. Verify the wages and salary of few employees on the sample ये तो basis एक from the payroll records. Audit team performed proof प्रूफ in इन the टोटल total टेस्ट। test on the wages and salary of the year. Month by month comparison from the last year month by month एओडी तो wages and एपी, salary. एओडी एपी है। जी 5 सेकंड लगाएं, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, 5 सेकंड लगाएं भाई। पता नहीं किस बात की जल्दी आप लोगों को, सोना है क्या? वेरीफाई।
बी ओनली। वेरीफाई आएगा, वेरीफाई वेजेस एंड सैलरीज वाला। बी ओनली है सर। ब्लैक लेवल रिकॉर्ड्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स पूछ रहा है ए एपी और बी आएगा, सारे क्योंकि तो थर्ड सी एंड डी ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। ए भी एनालिटिकल है। बी है सर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स पूछ रहे हैं सारे एपी हैं बाकी। ओनली बी। कैसा वाह दिया? भाई वाह। नहीं दिया? अच्छा। बहुत आला दिया, बहुत आला दिया लाला, बहुत आला वाह भाई दिया। वाह भाई वाह होना चाहिए। बहुत टाइट। इसीलिए मैं खामोशी से सुन रहा था, मैंने कहा देखूं लोग कहां तक पहुंचते हैं। भाई कुछ देर पहले क्या बताया था? ऑडिट एविडेंस हासिल करने के कितने मेथड मेरे प्यारों? दो तो मेथड, टीओसी दो। और सब्सटेंटिव। टीओडी। एपी और एपी एंड टीओडी। टीओडी, ठीक है जी। जी अब जरा सर। मेरी बात सुन ले तमाम बच्चे, शाबाश। करने के तरीके कॉमन, कायरो, ऐसा ही है भाई। जी सर। अब तो याद हो गया, आई क्यूब आर आई स्क्वायर। क्यूब आर स्क्वायर। ये ए क्या है शफीक भाई? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिक। इसका मतलब ये हुआ कि इस कायरो के अंदर, इस कायरो के अंदर इस ए के अलावा बाकी जितने हैं वो किसका पार्ट है? टीओडी। बस अगर ये लॉजिक है ना तो जी इंशाल्लाह सर। गलती नहीं होगी। अब दोबारा देख लें भाई तमाम बच्चे, हमारे हाँ। खास तौर पे वो मेहमान जो हमारे भाई इंडिया से हैं भाई, फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया। क्लियर? आंसर क्या हुआ इसका 7 का? 4। ओनली बी। जी बी ओनली ना? जी सर, बी ओनली। जी। एक मिनट रुक जाए जी, हमारे दोस्त फ्रॉम इंडिया, आप लोग को बात समझ आ रही है मेरे प्यारों? आर वी ऑल क्लियर नाउ? माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल, ध्रुति और भाई एक दोस्त हमारे नेपाल से थे, एक हमारे फ्रेंड दिल्ली से थे, वेदांत थे हमारे साथ। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बात क्लियर हो गई ना? पहली वाली एग्जांपल एपी क्यों है? रेशो निकाल रहे हैं, रेशो इज एन एग्जांपल ऑफ एपी। थर्ड एग्जांपल प्रूफ इन टोटल, याद है मैंने लेक्चर 1 में क्या कहा था? प्रूफ इन टोटल टेस्ट, जिसको हम एक और नाम से क्या पुकारते हैं उस्मान? डायरेक्शनल टेस्टिंग। प्रिडिक्टिव टेस्ट मामू। प्रिडिक्टिव। ठीक है, कंफर्म नींद में, कंफर्म नींद में। रीजनेबल टेस्ट भी कहते हैं। हाँ, चाय बनवाओ भाई बेगम से, चाय बनवाओ। पहला क्या है भाई? प्रूफ इन टोटल। दूसरा क्या है? प्रिडिक्टिव। और तीसरा क्या है? रीजन। अच्छा, इसकी एग्जांपल याद आ रही है कुछ? इसकी एग्जांपल याद आ रही है? अपना सेल्स। माल के कंपेयर कर ले। एक मिनट, सेल्स कितनी आ रही है? 10 मिलियन। अच्छा भाई, कोशिश करें बैकग्राउंड से कोई आवाज ना आए। कुछ आवाजें आ रही हैं बैकग्राउंड से, जरा ख्याल रखें भाई। मोहम्मद रिजवान। अच्छा जी, ये सेल्स कितनी आ रही है? 10 मिलियन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एवरेज क्वांटिटी। यार रिजवान भाई अपना माइक म्यूट कर दें। जी, एवरेज क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, माय जी फ्रेंड्स, सर। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं कह रहा हूं क्लाइंट ने अपने पीएनएल में सेल्स कितनी दिखाई हुई है? 10 10। मिलियन। अब मैं इसको वेरीफाई कैसे कर रहा हूं? मेरे पास एक टेक्निक है, मेरे पास एक टूल है, जिसको मैं कह रहा हूं प्रूफ इन टोटल टेस्ट। मैंने क्लाइंट से पूछा तुमने एवरेज कितनी क्वांटिटी बेची और मुझे बताओ तुम्हारी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या थी। ये ए है और ये बी है। जब मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एक एस्टिमेट सेल्स पे पहुंच जाऊंगा, जिसको हम कहते हैं हमारी जबान में प्रिडिक्टिव टेस्ट। प्रिडिक्टिव। इसका मतलब है मैंने खुद से प्रिडिक्ट किया कि मेरे मुताबिक आपकी सेल कितनी होगी। जी जब सर। बी ने मुझे दिए तो मेरे मुताबिक आपकी सेल होगी लेट से 8.9 मिलियन। जबकि आप कितनी दिखा रहे हैं पीएनएल में? क्लाइंट कितनी दिखा रहा है? क्लाइंट 10 मिलियन। जी, क्लाइंट दिखा रहा है 10 मिलियन, जबकि मैंने खुद से कितनी प्रिडिक्ट की है? 8.9। आपने 8.9 मिलियन। अगर इसका वेरिएंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग की जबान में वेरिएंस, अगर इसका वेरिएंस 10% से कम है, कितने से कम है शफीक? 10%। तो फिर ये क्या हो जाएगा? इममटीरियल। बात समझ आ रही है? जी इसका सर। मतलब है कि अगर इस केस में अगर देखा जाए, अगर इममटीरियल है
तो मुझे क्लाइंट की सेल्स पर किसी भी किस्म के टेस्ट ऑफ डिटेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस एग्जाम्पल ऑफ एपी के जरिए मैंने आपकी एक्चुअल सेल को वेरीफाई कर लिया। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। आई होप मेरी बात समझ आई है भाई। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी तरह आपको समझा पाऊं इंशाल्लाह। तो भाई ये दोबारा जरा देख लें, वो मेरे दोस्त जो इंडिया से थे, मैंने आपकी मोहब्बत में दोबारा बताया। सी में लिखा हुआ है ऑडिट टीम परफॉर्म प्रूफ इन टोटल इज एग्जाम्पल ऑफ एपी, दैट इज वाई अल्फा इज एपी, चार्ली इज एपी एंड डेल्टा इज एपी। वाई डेल्टा इज एपी? बिकॉज देयर आर कंपेरिजन ऑफ मंथ बाय मंथ, जी month सर। by month comparison, weekly comparison, yearly comparison, all kinds of comparison are example of AP. So the correct answer is bravo B only, because B is test of details. डिटेल। I hope कि मैंने बड़ी वजाहत कर दी है, तफसील से बढ़िया समझ। होगी। ठीक, बढ़िया हो गया भाई। जी सर। Which of the following substantive procedure provide the evidence over the completeness of the non-current assets? पढ़े। Select a sample of asset included in the non-current asset register and physically verify them at the client premises. Yes. Review the repairs and maintenance expense account to identify any item of capital nature for the asset disposed of. Agree the sale proceed to the supporting documentation and cash book. नीचे भी है सर? 1 and 3 नीचे नहीं भी है सर। नहीं, तीन ही है बेटा, तीन ही है, शाबाश, तीन ही। ओके ओके। जी पढ़े जरा, शाबाश बताएं मुझे। शाबाश, ट्राई करें, विधान ट्राई करें आप। बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं, जीशान, मानोर, मुईज, सारिम, सोहेल, ट्यूना, उमैमा, विदान, वलीद, वन बहुत होगा सारे ना? बच्चे माशाल्लाह हैं। जी ट्राई करें, वन तो बताएं आप। है। वन तो है। रजिस्टर टू फ्लोर रिव्यू मेंटेनेंस 3 भी है। ठीक कैसे होगा? जी जवाब दे दूं मैं? जी सर। जरा पहला वाला पढ़ें, शाबाश। Select a sample of assets included in the non-current asset register and physically verify them at the client premises. अच्छा, वन को समझे आप। वन को समझे प्लीज। वन में मैं क्या कर रहा हूं, वन के अंदर Select मैं करें। कंपनी के नॉन करंट एसिड रजिस्टर से कंपेयर कर रहा हूं कि क्या ये एसिड वाकई में फिजिकल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। रजिस्टर टू फ्लोर और समझें, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं ऐसा तो नहीं है कि जो रजिस्टर। एसिड तुम यहां दिखा रहे हो, कहाँ, किधर किधर, रजिस्टर में। जी, जो एसिड तुम रजिस्टर में दिखा रहे हो, कि ऐसा तो नहीं है कि वो है ही नहीं। तो वन बेसिकली वेरीफाई कर रहा है कंप्लीटनेस। क्या बोला? वन Completeness. वेरीफाई कर रहा है क्या? Completeness. अच्छा, थ्री पढ़े। For asset disposed of, agree the sale proceed to supporting documentation and cash book. क्या कर रहे हैं आप? जो एसिड मैंने बेच दिए हैं, मैं चेक कर रहा हूं कि वाकई में क्या वो बिके हैं और क्या कोई सपोर्टिंग इनवॉइस बनी हुई है। तो थ्री में आप कर रहे हैं बेसिकली क्या? Occurrence. अकरेंस। जरा टू याद क्लासिफिकेशन है। जरा याद करें, हमने फिक्स एसिड के लेक्चर में क्या सुना था? जिन बच्चों ने मेरा एलिमेंट्स देखा हुआ है, जब एडिशंस और डिलीशंस होती हैं, जब हम फिक्स एसिड बेचते हैं या परचेज करते हैं, तो बेसिकली एडिशंस और डिलीशंस के लिए वी आर वेरीफाइंग द असर्शंस ऑफ व्हाट? पीएनएल। PNL। इसीलिए यहां पर अकरेंस आ रहा है। जी सर। इसलिए यहां पर क्या आ रहा है? अकरेंस। क्योंकि अकरेंस बैलेंस शीट का असर्शन नहीं है, इट्स अ पीएनएल असर्शन। क्या मेरी बात Yes। समझ आ रही है? जी सर आ रही। अब जरा टू पढ़े। टू आंसर क्यों है Review भाई? the repairs and maintenance expense account to identify any item of capital nature. जी, वो जिनको मैंने चार्ज ऑफ किया, वो सारे खर्चे जिनको मैंने चार्ज ऑफ किया है, कहीं जी ऐसा तो सर। नहीं है कि जिनको मैंने चार्ज ऑफ कर दिया, अगर वो कैपिटल नेचर के हैं तो उनको बजाय चार्ज ऑफ होने के कहाँ होना था, उनको बैलेंस शीट में उनको होना चाहिए था। तो हम जी रिव्यू सर। जब हम करेंगे रिपेयर और मेंटेनेंस अकाउंट को, जब हम रिव्यू करेंगे तो उससे पता चलेगा भाई कि क्या जिनको कैपिटलाइज करना था वो कैपिटलाइज हो गए, और जिनको चार्ज ऑफ करना था कहीं वो गलती से कैपिटलाइज तो नहीं हो गए। तो जब भी एक ऑडिटर रिव्यू करेगा, वाउच करेगा, वेरीफाई करेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट को, तो ही विल ऑलवेज बी डूइंग व्हाट? ही विल ऑलवेज बी वेरीफाइंग व्हाट? क्लासिफिकेशन है।
कंप्लीटनेस, तो कंप्लीटनेस है दोस्तों। क्लासिफिकेशन नहीं होगा ये? क्लासिफिकेशन पसे पड़ता है, लाशऊर में, बैकग्राउंड में, फ्रंट पर क्या है? सही। समझ आ रही है बात? ठीक है जी, क्लियर है भाई? वन वाला एक बंदा कह रहा है रिपीट कर दो। फर्स्ट अगेन प्लीज, फर्स्ट में क्या हुआ भाई? दोबारा देखें जरा, एक मिनट फिर देख लें इधर, फिर देखें भाई। ये है मेरा नॉन करंट एसिड रजिस्टर, क्या है भाई? ये नॉन करंट एसिड रजिस्टर। ये सारे एसिड लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये डिफरेंट कैटेगरीज के एसिड्स हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है, मशीन भी है, गाड़ियां भी हैं, डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा भाई, अब आप एक काम ये कर रहे हैं कि इनको वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये सारे एसिड फिजिकल हैं कि नहीं। लेट मी डू द नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। हाँ भाई चलो आप वेरीफाई करते हैं। हाँ भाई फिजिकल है, हाँ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया। भाई ये तो नहीं है, भाई ये भी नहीं है, हाँ जी मिल गया। भाई ये भी नहीं है, हाँ जी मिल गया। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कंप्लीट किसको? है कि नहीं? कंपैरिजन ऑफ व्हाट? एनसीए रजिस्टर विद द फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल रजिस्टर। बात समझ आ रही है? जी सर। आप मुझे बताएं इससे क्या वेरीफाई कर रहे हैं आप? राइट वेरीफाई कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस। चेक कर रहे हैं कि भाई जो एसिड फिजिकल नहीं है वो रजिस्टर में कर क्या रहा है। बात समझो पाकिस्तानियों, मैं कह रहा हूं जो एसिड फिजिकल नहीं है, जो एसिड फिजिकल गोदाम में नहीं है, फैक्ट्री में नहीं है, इसका मतलब है वो यहां भी नहीं होना चाहिए। जी सर। आपके एसिड्स या तो ओवरस्टेट हो गए, अंडरस्टेट हो गए, पसे पड़ता कौन सी असरशन है? कंप्लीटनेस। इससे अब क्या वेरीफाई कर रहे हैं? इससे क्या हो रहा है? पूरा काम क्या हो रहा है इससे? ये इससे लिखा वेरीफाई भी है या नहीं लिखा है, या क्यों लिखा है? जी, अगर एक एसिड फिजिकल नहीं है तो वो जी सर। जर्नल की रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी। जी सर। अब बात समझ आई भाई? दोबारा पूछने दो मुझे। लास्ट वन अकरेंस क्यों है सर? एज ये पीएनएल का असर्शन हुआ। अच्छा रुकें जरा एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल किया भाई आपने, एक मिनट दें जरा। भाई ये स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं आप शफीक? वेरिफिकेशन ऑफ फॉर एडिशन एंड डिलीशंस डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये भाई मेरे नोट्स आप देख रहे हैं केएनएस के, ये रहे जी सर। एडिशन, जी और ये सर। दिया। जरा मेरी बात समझ लें, डिस्पोजल। जब भी हम इन्वेंट्री, क्या लिख रहा हूं मैं, इन्वेंट्री या फिक्स्ड एसेट्स, क्या लिख रहा हूं मैं, या फिक्स एसेट को हम जब ड्यूरिंग द ईयर सेल करते हैं या परचेज करते हैं, सेल और, सेल और परचेज। तो जब भी हम सेल और परचेज की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट विच असर्शंस? पीएनएल। जी, ये सवाल अभी भाई का आया हुआ था कि सर ये बताएं सेल परचेज को आप यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, सॉरी एडिशंस को आप क्यों दिखा रहे हैं। ये कह रहा था कि जब भी आप फिक्स एसेट सेल करेंगे या परचेज परचेज करेंगे, करेंगे। हाँ ठीक है ना, एडिशन करेंगे डिलीशन करेंगे, तो कौन सी असर्शन का जिक्र हो रहा होगा? पीएनएल के असर से। क्योंकि उसका क्योंकि या तो एक्सपेंस होगा या हमें इनकम आएगी। जी, बात समझ आ रही है, इसलिए ये वाली असर्शन है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात समझ गए आप। अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग, किस एमसीक्यू पे थे भाई? 8वां हो गया, नाइन्थ नाइन्थ पे आना। ठीक है। अच्छा नंबर 3 अकरेंस समझ आ गया, नंबर 3 अकरेंस क्यों है? जी सर, अभी समझाया। जी क्लियर है भाई। नंबर 9 आसान है। Which of the following is a substantive audit procedure for wages and salaries? Number one, inspect a sample of clock cards for evidence of authorization by responsible official. Recalculate the sample of payroll deductions such as employment taxes to confirm the accuracy. Attempt to access and make changes to the payroll master file using the login for a ये तो है ही junior नहीं, clerk. ये तो है ही नहीं। 3 तो फ्रॉड करवा रहे हैं। Audit procedures. सही है। अटेम्प्ट टू एक्सेस एंड मेक चेंजेस टू द पेरोल मास्टर फाइल। क्या होती है मास्टर फाइल? पेरोल मास्टर फाइल, सेल्स मास्टर फाइल, इन्वेंट्री मास्टर फाइल। मास्टर फाइल वो प्राइमरी रिकॉर्ड होते हैं जहां सारा ओरिजिनल डेटा डंप होता है। मिसाल Sensitive के तौर पर अगर information. अगर आप सबका डेटा मेरे पास केएनएस के अंदर मौजूद है जी सर। इन सॉफ्टवेयर, तो जहां मैंने आप सबका नाम और आपकी फीस और आपका अटेम्प्ट मैंने पंच किया है,
वो मेरे लिए क्या कहलाएगा केनस के अंदर? वो मास्टर फाइल। मास्टर रिकॉर्ड्स क्या कहलाएंगे भाई? मास्टर रिकॉर्ड्स, मास्टर फाइल्स और सेंसिटिव डेटा। इसमें सारे डिटेल्स शामिल होते हैं, ऑल टू आओ तब मेरे को लाइट बंद कर देते हो लाइट। जी, करेक्ट आंसर क्या भाई इसका 9 का? 2। द करेक्ट आंसर इज 2। वाई सर, आंसर पढ़ लो भाई शफीक। ये उसमें Recalculate a बात करना। sample of payroll deduction such as employment taxes to confirm accuracy. पहला वाला टीओसी है, थर्ड वाला टीओसी है। जब भी आप अगर हम डिफरेंशिएट करें, जो बच्चे कंफ्यूज हैं तो प्लीज याद रखें इसको एग्जाम में पिक करने का तरीका ये है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। जिन बच्चों ने जी मेरा सर। लेक्चर लिया हुआ आइजा 500 का, और जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर लिया हुआ टीओसी का, मुझे पता है कि वो कंफ्यूज नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो हो सकता है डाउट में हो। सब्सटेंटिव में वी आर वेरीफाइंग द क्लोजिंग नंबर। जी सर। सब्सटेंटिव में हम वेरीफाई करते हैं क्लोजिंग नंबर इन द केस ऑफ पी एन एल फॉर द ईयर एंडेड, और इन द केस ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर। एज एट एज जबकि एट टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर हम इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई, कंट्रोल बता। टीओसी का ऑब्जेक्टिव क्लोजिंग नंबर को वेरीफाई करना नहीं होता। जी टीओसी सर। का ऑब्जेक्टिव क्लोजिंग नंबर को या बैलेंस को वेरीफाई करना नहीं नहीं होता। होता। कंट्रोल। सब्सटेंटिव इंटरनल कंट्रोल को या ऑथराइजेशन को वेरीफाई करना नहीं होता। नहीं होता। भाई ये बात क्लियर है पाकिस्तानी जी हो? सर। जी सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। शफीक भाई जी सर बोलते हैं, मुझे सुकून सा लगता है एकदम से। जी, नंबर 10। Which two of the following controls of a sales system ensure that all goods dispatched are completely and accurately invoiced? Number one, good dispatched notes are matched to sale invoices. Sale invoices are sequentially numbered. Sale invoices are matched to customer orders. All sales transactions are recorded in the correct accounting period. One only. Are One completely only. and accurately invoiced. One only. Uh, Two of the following, 1 and 3. Good option. correct accounting period इसमें accuracy तो नहीं है। याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? मैंने कहा था भाई टीओसी जो है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, नॉर्मली सेक्शन ए में नहीं आता, वो सेक्शन बी में आता है, क्योंकि उसका सवाल वहीं अच्छा लगता है, वो जी सवाल वहीं खूबसूरत लगता है, उसको वहीं होना चाहिए, उसको सेक्शन ए में नहीं घुसना चाहिए। लेकिन जी। मैंने 2-3 सवाल करा के डेमो दिया है कि जी अगर सर। सेक्शन ए में आना चाहे आ सकता है। आ सकता है। शफीक भाई जियो, क्या बात है। मेरा आंसर प्रोसीजर कहा गया था एक बार। आंसर बताएं जी। आंसर टू डिस्प्ले आंसर मैच टू इनवॉइस। One only. जी, ये आंसर नहीं है, ये कुछ और है, ये कट ऑफ है, कुछ और है। जी सर। सवाल ओनली जी वन है। जी। विच अब टू ऑफ द फॉलोइंग। क्या हो गया है? पढ़ूं दोबारा। जी जी, इसका सिर्फ एक इशू सवाल का, कि इसके अंदर जी यहाँ लिखा हुआ है विच टू, Two इसको of सही। the following है, मैं दूसरा ही ढूंढ रहा था सर। सर दूसरा। जी जी, बहुत माजरत, ये हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग। उस्मान सोया नहीं, उस्मान जाग रहा है, खाली नजर आ रहा है कि वो सो रहा है, ऐसे जाग रहा है वो। जी सर। जी, आप पढ़ लें भाई। नेक्स्ट पे चलें, इसी को पढ़ूं। नहीं, क्वेश्चन ये पढ़ूं। तो सही कर लें, जरा सही पढ़ लें इसको। Which of the following controls of sale system ensure that all good dispatched are completely and accurately invoiced? Good dispatch notes are matched to sale invoices. इसमें हम मैच करें ना, completely and accurately हो जाएगा। ठीक है, समझ लिया Sale भाई। invoices are जी ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है भाई? 1 है इसका। ठीक है जी, ये आंसर वन। है। जी सर। 11। Which of the following audit procedures for obtaining audit evidence is correctly described? Recalculation involves the auditor's independent execution of procedures or controls which were originally performed as a part of entity's internal control. Confirmation consists of seeking information of the knowledgeable person within the company or outside the company. Reperformance consists of checking the mathematical accuracy of the documents or records.
Observation consists of looking at the procedure being performed by the client. Audit. जी भाई, क्या लग रहा है आंसर? विद इन द कंपनी, विद इन द कंपनी टू तो नहीं लग रहा है जी। Which of the following audit procedures for obtaining audit evidence is correctly described? पहला ऑप्शन दोबारा पढ़ें। Recalculations involve the auditor's independent execution of the procedures or controls which are originally performed as a part of entity internal control. जी। 3 and 4 लग रहा है। The correct answer is 4. The correct answer is 4. 4 पढ़ें भाई। Observation consists of looking at a procedure being performed by the client. जी, मुझे समझाएं। 4 तो होगा, 3 का बता दें, उसमें 2 तो नहीं कहा उसने। फोर्थ में क्या कह रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट। क्या पढ़ा था हमने? वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। ऐसा ही था भाई? जी सर। जी। व्हाट इज रिकैलकुलेशन? रिकैलकुलेशन में हम क्लाइंट की वर्किंग चेक करते हैं, जबकि री परफॉर्मेंस में हम उसका इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करते हैं। जबकि यहाँ क्या कह रहा है? पढ़ो, गलत लिखा हुआ है इधर, पढ़ो। Recalculation involves the auditor's independent execution of the procedures or controls which are originally performed as a part of entity internal control. जी। सेकंड में क्या कह रहा है? Confirmation consists of seeking information of knowledgeable person within the company or outside the company. कंफर्मेशन हमेशा थर्ड पार्टी से ली जाती है। थर्ड पार्टी, जी सर। कंफर्मेशन हमेशा थर्ड पार्टी से ली जाती है भाई। सर वन री परफॉर्मेंस की डेफिनेशन है ना? जी ऐसा ही है भाई, वन री परफॉर्मेंस है, गलत दिया हुआ ही है। अब जाके एकदम से ये कह रहा है री परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये रीकैलकुलेशन है भाई पाकिस्तानियों, और ये री परफॉर्मेंस है भाई, और ये गलत दिया हुआ है। जी सर। ये सही था भाई। ठीक है, समझ आई बात? जी सर, आगे। ये है आइजा 500 की जान ले ली मैंने भाई। नंबर 12, which two of the following substantive procedures provide evidence over the existence of trade receivables? ये MCQ मेरा आया था उसमें पेपर में। आया था ये? जी सर। बताओ यार, चलो पढ़ लो, शाबाश, कोई मसला नहीं, फिर आ जाएगा। Agreeing a sample of goods dispatch notes to sale invoices and to the sale ledgers, undertaking a receivable circularizations, review of post-year end cash receipts if these relate to the year-end receivables, recalculating the allowance for the uncollectible accounts. वैल्यूएशन आंसर ये दिया हुआ भाई, ठीक है, माजरत। 1 and 3, 2 and 4, 2 and 3 and 1 and 4. Okay. विच 2 है भाई, ठीक है, यहाँ विच 2 है, ठीक है जी। 1 and 2। और कौन सी असर्शन की बात कर रहा है भाई? एग्जिस्टेंस। ठीक है जी। चले इसको यूं करके देखते हैं जरा। वन कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस दोनों है। 4 तो वैल्यूएशन हो गई। Allocations and accuracy. 3 राइट्स हो गई। सर 3 राइट्स है ना? मुझे खाली 1 बताया, 1 क्या भाई? 1 तो एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस दोनों। नहीं 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 नहीं, एग्रीइंग अ सैंपल ऑफ जीडीएन गुड डिस्पैच नोट, जीडीएन की बात कर रहा है ना? यस सर। टू सेल्स इनवॉइस एंड टू द लेजर, सेल लेजर्स है कि जो गुड तुमने डिस्पैच कर दिए हैं, जहां जहां जीडीएन बन चुकी है, जहां जहां तुम गुड डिस्पैच कर चुके हो, चेक करो क्या जीएल में रिकॉर्ड हुए कंप्लीटली, क्या वो कंप्लीटली जीएल में रिकॉर्ड हुए भाई उस्मान? कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस दोनों बोला था मैंने। हाँ ठीक है, तुम नींद में, तुम्हें माफ कर दिया हमने। 2 तो है ही। कंफर्मेशन इज एग्जिस्टेंस, और ऑलवेज रिमेंबर सब्सिक्वेंट रिसीट इज व्हाट? एग्जिस्टेंस। व्हाट इज सब्सिक्वेंट रिसीट? कोई समझाएगा मुझे? ईयर एंड के बाद जो पैसे। जी, ये रही तुम्हारी बैलेंस शीट डेट दिसंबर 31, 2020। मैंने शफीक से पैसे लेने, मैंने उस्मान से पैसे लेने, मैंने जो है ना वो मरियम से पैसे लेने, मैंने आसमा से पैसे लेने। अब ईयर एंड के बाद मैं वेरीफाई करूंगा, हाँ जी इनके पैसे भी आ गए। ईयर एंड के बाद यानी कि जनवरी में इनके पैसे भी आ गए,
इनके पैसे भी आ गए, इनके पैसे भी आ गए, इनके पैसे भी आ गए। ये जो मैं बैलेंस शीट डेट के बाद ये जो मैं बैलेंस शीट डेट के बाद वेरीफाई कर रहा हूं कि ये कैश या बैंक आया कि नहीं आया, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ, क्या बोलते हैं भाई, subsequent events. रिसीप्ट्स। Sorry. ठीक है जी। इसका एक जी और सर। नाम क्या है? Post year end. पोस्ट ईयर, पोस्ट जी बैलेंस शीट डेट रिसीट्स। ठीक है भाई। जी ऑडिट की सर। दुनिया में जारगन में भंड नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना, गला दबा दूंगा तुम सबका मैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्तों पाकिस्तानियों? 2 and 3। 2 and 3 जनाब, 2 and 3। जी और आप जीत चुके जी हैं 1 लाख रुपए का बम्पर प्राइज। 2 and 3 भाई। 30। Which of the following procedure are test of control an auditor should perform in the testing the inventory cycle of their client whilst attending the inventory count? Observe whether the client's staff are following the inventory count instructions. Review inventory present in the warehouse for the evidence of the damage or obsolescence. Obtain a sample of the last goods received notes and the good dispatch note and follow through to ensure the inclusion in the correct accounting period. Test count inventory items from the list of inventory count sheet. 3 और 4 तो Test आपका of वो है, control. 3 और 4 तो substantive है। Sir, 1 and 4 जी भाई क्या बोलते हैं? वो तो आपका substantive है। करेक्ट आंसर इज बी 1 and 4। द करेक्ट आंसर इज बी 1 and 4। जी जरा पढ़ लें, सारे ऑप्शन दोबारा पढ़ें शफीक। Observe whether the client staff are following the inventory count instruction. 1 तो हो गई, 1 तो है। Review 3 और inventory present in the warehouse for the evidence of the damage or obsolescence. Third, obtain a sample of the last good received notes and good dispatch note and follow cut off through to ensure the inclusion in the correct accounting period. Test count in the inventory items from the list of inventory count sheet. जी मैंने 2 और 3 पे क्या लिखा हुआ भाई? valuation and cut off assertions. रिव्यू इन्वेंट्री प्रेजेंट इन द वेयरहाउस फॉर एविडेंस ऑफ डैमेज और ऑब्सोलेंस। ये नॉर्मली हम वैल्यूएशन के लिए करते हैं और नॉर्मली सब्सटैंटिव प्रोसीजर करते हुए करते हैं। नंबर 3, ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ लास्ट गुड रिसीव नोट्स एंड जीडीएंस एंड फॉलो थ्रू टू इंश्योर इंक्लूजन इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये हम कट ऑफ में करते हैं, नॉर्मली कहां करते हैं भाई? सब्सटैंटिव में करते हैं। Substantive procedure. अगर आपने लॉजिकली सब्सटैंटिव और टीओसी नहीं पढ़े ना, तो सेक्शन ए में मसाइल आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको अभी से, इसलिए तरीके से पढ़ें इसको। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर आर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। पहला वाला पढ़ें शफीक। Observe whether the client staff are following the inventory count instructions. जी ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। नंबर 4, Test count inventory item from the list of inventory count sheet. हम में अच्छा इसमें मजे की टेस्ट बात बोला सुनिएगा, मजे की बात सुन ले मेरी। टेस्ट काउंट्स का मतलब क्या है? सैंपल बेस पे काउंटिंग करें। जी सर। टेस्ट काउंट का मतलब है काउंटिंग ऑन सैंपल बेस। वो कह रहा है टेस्ट काउंट करें इन्वेंट्री आइटम्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री काउंट शीट। ये सारी इन्वेंट्री की शीट है भाई, 1 2 3 4 5 6 5 6 जो भी है, ये वेरीफाई करा दें, ये वेरीफाई करा दें, ये वेरीफाई करा दें। ये मैं क्या कर रहा हूं भाई? ये मैं क्या कर रहा हूं भाई? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जी मैं फिर समझा दूं, मेरी बात समझो। ये तुम्हारी इन्वेंट्री की शीट है भाई। क्या है भाई ये? बोलो भाई। इन्वेंटरी काउंट शीट। ठीक है जी। मैं क्लाइंट से कह रहा हूं मुझे वेरीफाई कराएं सैंपल बेस के ऊपर, ये दिखाएं कहां है, ये दिखा दें, ये दिखा दें, ये दिखा दें। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं क्या कर रहा हूं? बोलो भाई। टेस्ट ऑफ कंट्रोल। Test of control. बताऊं मैं ये? अब ये जो चौथा वाला पॉइंट है ना, चौथा वाला, ये टीओसी में भी हो सकता है
और एक ये सब्सटेंटिव में भी सब्सटेंटिव हो सकता है, मेरी बात समझे, ये बताना चाह रहा हूं मैं। ये जो चौथा वाला पॉइंट है ये टीओसी में भी हो सकता है, ये सब्सटेंटिव में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि 4 के साथ 1 दिया हुआ है और 4 के साथ 3 दिया हुआ है, 3 हो नहीं सकता, लिहाजा करेक्ट आंसर क्या है? बी। Wonderful. समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ आ रहा है कुछ? ठीक, कुछ कह रहे हैं भाई, कुछ कह रहे हैं? 14 पढ़े शफीक। जी सर। Which two of the following audit procedure would test for overstatement of the non-current asset? मुझे पहले बताएं 13 समझ आया आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है, पक्का? जी सर। ठीक है, 14 पढ़ें दोबारा, माजरत। Which two of the following audit procedure would test for overstatement of the non-current asset? Physically inspect a sample of the asset selected from the non-current asset register. Trace a sample of asset inspected at a location to the non-current asset register. And third, inspect the condition of asset held and assess for any impairments. Agree disposal recorded in the non-current asset register to proceed in the bank ledger account. जी जरा ट्राई करें, शाबाश। और कोशिश करें जिनका माइक खुला हुआ पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज ना है, प्लीज खामोशी रखें भाई। जी जरा पढ़ें शाबाश, और बताएं मुझे क्या आंसर है। जी भाई आंसर बताऊं उसका? जी क्या लग रहा है इसका आंसर भाई? 14 का आंसर क्या लग रहा है भाई? जवाब दो। द करेक्ट आंसर इज बी 1 एंड 3। द करेक्ट आंसर इज बी 1 एंड 3। क्यों आंसर है भाई ये? शफीक जरा पढ़ें सारे ऑप्शन दोबारा। Physically inspect a sample of assets selected from the non-current asset register. अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था? ये तुम्हारा है नॉन करंट एसिड रजिस्टर, याद आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम वेरीफाई कर रहे हो भाई ये फिजिकल एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ जी कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है तुमने एसिड को क्या किया हुआ? ओवरशेड कर दिया तुमने। नहीं समझ आया? ये तुम्हारा है नॉन करंट एसिड रजिस्टर। मैं ये कह रहा हूं ये तुम्हारे पास सारे एसिड लगे हुए हैं जिनको तुम सैंपल बेस पे अदरवाइज वेरीफाई कर रहे हो कि क्या ये फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब है उस अमाउंट से, उन एसिड से आपने अपनी बैलेंस शीट को या एसिड को क्या कर दिया भाई? जवाब नहीं आ रहा मुझे शफीक। जी सर। समझ रहे हैं आप? थक गए? नहीं 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 सर, थका नहीं। हाँ मैं कह रहा हूं कि जो एसिड रजिस्टर में आ रहे हैं लेकिन फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आपने अपने एसिड क्या कर दी? ओवरस्टेट कर दिए भाई। ठीक है, तो 1 आंसर हो गया। इसका मतलब है 1 तो लाजमी आंसर है। अगर 1 आंसर है इसका मतलब 2C भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता भाई। जी सर। बात समझ आ रही है? अच्छा अब जी आप सर। पढ़ लें, 2 पढ़ें, 2 पढ़ें। Trace a sample of asset inspected at a location to non-current asset register. क्या कह रहा है ये कंप्लीटनेस को Right, वेरीफाई। trace. कंप्लीटनेस है भाई, ये कंप्लीटनेस है। सवाल में बड़ा स्पेसिफिक कह रहा है, बताएं आप कौन से टेस्ट से ओवर स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो 2 जो है वो कंप्लीटनेस तो वेरीफाई कर रहा है लेकिन सिर्फ ओवर स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर रहा है। अच्छा 4th पढ़ें, 4th। For agreed disposal recorded in the non-current asset register to proceed in the bank ledger account. ये क्या वेरीफाई कर रहा है भाई? ये अकरेंस वेरीफाई कर रहा है। अब जरा 3rd पढ़ें प्लीज। Inspect the condition of the asset held and assess for any impairment. अब आपको याद होगा कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर, याद आ रहा है? इसका जी मतलब सर। है कि अगर एसिड की इंपेयरमेंट हो गई है और अब उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है, पहले कॉस्ट थी 36. अब उसकी अमाउंट है लेट्स से रिकवरेबल अमाउंट 300 है, और आप 300 और आप उसको 500 पे दिखा रहे हैं, तो एसिड क्या हो जाएगा? ओवरस्टेट हो गया. समझ आया? ये सवाल कंप्लीटनेस का नहीं था, ये सवाल था ओवर स्टेटमेंट का। तो सिर्फ 1 और 3 में ओवर स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है भाई। जरा एक बार दोबारा देखें प्लीज और मुझे बताएं क्या समझ आया।
सर मैं मिस कर गया तो जरा 2 बता देंगे दोबारा। जी 2 पढ़े, क्या कह रहा है, पढ़े 2। Place a sample inspected at a location for the non-current asset registered. Existence. ट्रेस अ सैंपल ऑफ एसिड इंस्पेक्टेड एट अ लोकेशन टू द नॉन करंट रजिस्टर। वो कह रहा है ये एसिड फिजिकल पड़े हैं तुम्हारे पास, ये तुम्हारा वेयर हाउस है, Existence. ये तुम्हारी फैक्ट्री है भाई, ठीक है। ये लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी, यहां पर एसिड रखे हुए हैं, ठीक है जी। अब तुम कह रहे हो ये एसिड हैं, ये एसिड रखे हुए हैं, ये एसिड रखे हुए हैं। अब तुमको वेरीफाई कर रहे हो कि क्या ये तुम्हारे नॉन करंट एसिड एस्टर में आ भी रहे, नहीं आ रहे हैं। ये तुम वेरीफाई कर रहे हो कंप्लीटनेस। क्या वेरीफाई कर रहे हो? Completeness. जबकि यहां वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है Overstatement बोल रहे हैं। कि इसीलिए 2 नहीं है। अगर कंप्लीटनेस होता तो 2 आंसर हो जाता भाई, जी सर। इसीलिए 1 आंसर और 3 आंसर है। 1 आंसर क्यों है, 1 और 3 आंसर क्यों है, 3 क्यों आंसर है भाई? 3 में क्या कह रहा है? IAS 36. जी, अगर तुम्हारे एसिड की कॉस्ट 500 है और उसका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 250 रह गया है, और तुम उसको 500 पर ही दिखा रहे हो, तो कितने से ओवर वैल्यू कर दिया तुमने? 250 का। जी, इसीलिए करेक्ट आंसर इज 1 एंड 3 भाई। समझ आई बात? हाँ जी, लास्ट पर आ जाए, शाबाश माशाल्लाह, अच्छा कवर किया हमने जी। 15। An audit program for plant and equipment include the following procedures. For a sample of addition recorded in the non-current asset register, agree the details, example, depreciation, amount, and date to purchase invoices. Which of the following assertion is tested by the above procedure? Occurrence. अभी तो बताया सर ना तो। जी एक मिनट दीजिएगा, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा दूंगा। जी भाई दोबारा पढ़ ले जरा, सभी दोबारा पढ़ ले इसको जरा एक बार। An audit program for the plant and equipment includes the following procedure. For a sample of addition recorded in the non-current asset register, agree the detail and depreciation, amount, and date to the purchase invoices. Which of the following assertion is tested by the above procedure? Occurrence. ये तुम्हारा नॉन करंट एसिड रजिस्टर है, जहां तुमने साल में एडिशंस को रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है जी। अब तुम वेरीफाई कर रहे हो कि भाई कि जो तुमने एसिड की एडिशन दिखाई है, मेरी बात समझो, आखिरी एमसीक्यू है ये। मैं कह रहा हूं जो तुमने एडिशन दिखाई हुई है नॉन करंट एसिड रजिस्टर के अंदर, हम वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई जो तुमने एडिशन दिखाई है, क्या सप्लायर की इनवॉइस आई थी? सप्लायर इनवॉइस कहें या क्या कहें भाई, परचेज इनवॉइस। इससे क्या वेरीफाई हो रहा है, बताओ मुझे, जवाब दें भाई। Occurrence. Rights. नहीं भाई, नहीं राइट completeness. वेरीफाई होगा जब जब कागज पर उसका नाम देखेंगे, कंपनी का नाम वेरीफाई करेंगे, राइट, उस वक्त वेरीफाई होगा। Occurrence. कि क्या ये एडिशन वाकई में अकर हुई कि नहीं हुई? क्या तमाम लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? एग्जिस्टेंस नहीं है भाई, एग्जिस्टेंस नहीं है इधर। दोबारा वो कह रहा है फॉर अ सैंपल ऑफ एडिशंस रिकॉर्डेड इन द नॉन करंट एसिड रजिस्टर, एग्री द डिटेल्स टू द परचेज इनवॉइस। वो कह रहे हैं हम चेक कर रहे हैं, इससे चेक कर रहे हैं कि क्या उसकी इनवॉइस है। अगर इनवॉइस है का मतलब है कि हाँ एसिड वाकई में परचेज हुआ। अगर इनवॉइस नहीं है, इसका मतलब है कोई एडिशन अकर नहीं हुई है, ये परचेज हुई नहीं है, ये बात हो रही है भाई। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी। करेक्ट आंसर क्या भाई, बोलो। Occurrence. अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पर एसिड या कंपनी का नाम देखता, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये चेक करता कि क्या ये एसिड कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, कंपनी नेम, तो फिर क्या, Rights. तो फिर ये राइट हो जाता। अच्छा मुझे बताएं कंप्लीटनेस कब होता? अगर ये वाइसी वर्सा हो जाए, अगर इसको कर दे ऑपोजिट, तो क्या बन जाएगा? Invoice to register. जी, फिर हम क्या करेंगे?
तो ये कंप्लीटनेस हो जाएगा। ये देखो, परचेज इनवॉइस या सप्लायर इनवॉइस, बात समझ लो भाई। ये इनवॉइसेज है भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई इनवॉइस तो आ गई है और जीआरएन भी आ गई है, तो क्या ये जीएल में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं, कंप्लीटनेस। ऐसा ही है। अगर मैं इस एमसीक्यू को कर दूं वाइसी वर्सा, तो ये हो जाएगा कंप्लीटनेस। कैसे, समझाओ मुझे, क्या होता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गई है, रजिस्टर में तो नहीं हुई, इनवॉइस कि को चेक करो। लेजर में रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई। वो तमाम एसेट जिनकी जीआरएन भी है और इनवॉइस भी है, वो जीएल में आई नहीं रही है। इसका मतलब है कि आपने कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दिया। किया। और अगर आप भूल गए तो दोबारा मैं आपको लेके चलता हूँ, रुक जाए, एडिशंस और डिलीशंस तो हमेशा occurrence को ही वेरीफाई कर रहे होंगे। रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए जरा। कहाँ देखा था हमने, अच्छा हमने ये यहाँ देखा था। जी, ये आगे सामने भाई, याद आ रहा है कुछ ये देखें। अकरेंस कहाँ वेरीफाई कर रहे हैं आप, सेल डे बुक ये रही, और हम कह रहे हैं कि भाई अगर सेल डे बुक से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं और ये परचेज बुक का सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये चेक कर रहे हैं कि भाई ये बताओ जो तुम सेल्स में परचेज में रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या इसकी वाकई में जीआरएन है, जीडीएन है, क्या ये सेल परचेज वाकई में हुई कि नहीं हुई, या अकरेंस हो गई। और कंप्लीटनेस वेरीफाई करो कि जब एसिड की या इन्वेंट्री की जीआरएन हो गई है या उसकी जीडीएन हो गई है, और हम चेक करें कि क्या उसकी परचेज इनवॉइस में रिकॉर्डिंग हो गई, मतलब जीएल में रिकॉर्डिंग हो गई, क्या उसकी सेल्स इनवॉइस जीएल में रिकॉर्ड हो गई। अब हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं, कंप्लीटनेस। जी, मुझे लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गया भाई, आवाज नहीं आ रही किसी की अब। अच्छा खासा पढ़ यस लिया। वेदांत, यही है सर। वेदांत का क्वेश्चन देख लें। 1 मिनट सर, ये बोल क्या सर, ये बोल के है एवरी टाइम जीएल टू सोर्स डॉक्यूमेंट। अच्छा सर ये बोल रहे हैं एवरी टाइम जीएल टू सोर्स डॉक्यूमेंट, जीएल टू सोर्स डॉक्यूमेंट देन अकरेंस। सही है, एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो वेदांत, सही कह रहे हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। क्लियर है भाई, ठीक है जी। आखिरी एमसीक्यू देख लिया भाई हमने हजरात, कोई मसला, शफीक भाई। नो सर, सर एक क्वेश्चन है, एक आखिर पे, ये क्वेश्चन कर लें फिर मैं करता हूँ। जी बताएं, कोई और सवाल बिफोर हम वाइंड अप करें इसको। सर कंफर्मेशन देने के बाद भी अकरेंस वेरीफाई होती है? नहीं, कंफर्मेशन से वेरीफाई होती है एग्जिस्टेंस, नोट कर लें अपने पास। क्या वेरीफाई होती है भाई, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन एग्जिस्टेंस। एक्सेशन वेरीफाई होती है भाई, ठीक है जी। जी सर। और सर डॉक्यूमेंट्स, सर मुझे सर मुझे बताएं, वेरिफिकेशन अपना अगर रिस्पॉन्स आ जाए डेटा का, तो उससे वेरिफिकेशन वैल्यूएशन की होगी? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। असल में इसकी वजह है, मेरी बात समझो, मेरी बात बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। अगर मैं डेटर्स को, किसकी बात कर रहा हूं, थर्ड पार्टी अगर कंफर्मेशन। मैं डेटर्स को थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भेज रहा हूं और थर्ड पार्टी मुझे जवाब दे रही है, रिप्लाई कर रही है, तो उनके रिप्लाई का मतलब क्या है कि पार्टी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस भी हो जाएगा। जवाब आने का मतलब क्या है, जवाब आने का मतलब ये है कि जो जो रिसीवर मेरे क्लाइंट ने दिखाया हुआ है, जिसका ये डेटर है मेरा क्लाइंट, इसका मतलब है मेरे क्लाइंट का डेटर अगर जवाब दे रहा है, इसका मतलब है कि डेटर एग्जिस्ट करते हैं, फेक नहीं है। डेटर जवाब तो दे रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि मैं पैसे दूंगा नहीं दूंगा। इसीलिए थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से एग्जिस्टेंस तो वेरीफाई हो रही है, वैल्यूएशन वेरीफाई नहीं होता है। बात समझ आई है भाई, जी सर। रिपीट कर रहा हूं मैं।
अगर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन का जवाब दे के कह रही है हाँ मैं जिंदा हूं, ये देखो मैं जिंदा हूं, मैंने पैसे देने हैं, वो ये कह रहा है मैंने पैसे देने हैं, वो ये नहीं कह रहा मैं कब दूंगा और दूंगा नहीं दूंगा, इसका मतलब है कि कंफर्मेशन से एग्जिस्टेंस तो वेरीफाई हो गई है, लेकिन वैल्यूएशन वेरीफाई नहीं हो रही, प्लस कंप्लीटनेस भी वेरीफाई नहीं हो रही। और क्या वेरीफाई नहीं हो रही? क्यों? बताओ, कंप्लीटनेस वेरीफाई क्यों नहीं हो रही? जवाब दें। सर अभी आइडिया? पता तो नहीं है, अभी रिस्पॉन्स तो नहीं आया ना उसका। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं। ये डेटर्स की लिस्ट है, डेटर ए, डेटर बी, डेटर सी, डेटर डी। 4 और डेटर है जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ई, एफ, जी और एच। शफीक, हमें जी क्या दिख सर। रहा है? ए दिख रहा है, जी सर। ई दिख रहा है, जी सर। सी दिख रहा है जी सर। और डी दिख रहा है। ये सारे वो कस्टमर जो क्लाइंट ने छुपा लिए, गायब कर दिए। अब आप कंफर्मेशन किनको भेजेंगे? सबको भेजेंगे, सिर्फ इनको भेजेंगे? इनको सर। इनको तो भेज ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये क्लाइंट ने आपको बताया ही नहीं है। जी सर। इसका मतलब है डेटर कंफर्मेशन भेजने से सिर्फ इन कस्टमर्स की कंप्लीटनेस वेरीफाई होगी, ओवरऑल डेटर्स की कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं हो सकती। जी सर। क्योंकि उन डेटर्स का क्या होगा जो क्लाइंट ने गायब कर दिए, फ्रॉड कर रहा है क्लाइंट, छुपा दी उसने। इसका मतलब है, इसीलिए जनरली अगर आप डिफरेंट किताबें देखेंगे तो डेटर्स कंफर्मेशन भेजने से एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है, कंप्लीटनेस मुकम्मल तौर पे वेरीफाई नहीं होती भाई। दोस्तों क्लियर हुआ कुछ? सर दोस्तों, अगर जी बैलेंस सर। एग्री हो जाए फिर भी वैल्यूएशन दी। भाई बैलेंस एग्री हो रहा है, उसने दिए थोड़ी है अभी मामू। ये सवाल किसका, जरा दोबारा बताएं, नाम बताएं भाई, मैं जवाब देता हूं आपको। ये सवाल किसने किया अभी भाई? सुभान। सुभान कहाँ है? नजर नहीं आ रहे मुझे। अब्दुल सुभान, ठीक है। सुभान, तुमने मुझे 500 रुपए देने हैं, कितने देने हैं? 500 रुपये। ठीक है, अब मेरी बात का जवाब देना, ठीक है? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, सुभान तुमने मुझे 500 रुपए देने हैं, तुम बोलो हाँ मुझे देने हैं, ठीक है? ड्रामा करते हैं। सुभान, तुमने मुझे 500 रुपए देने हैं, कौन देने? कब दोगे? अब तुम खामोश हो जाओ। जवाब नहीं है। कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन ये तो बता रहा है कि हाँ तुमने पैसे देने हैं, ये नहीं बता रहा तुम कब दोगे, और दोगे भी या नहीं दोगे। समझ आया? ठीक है। बस ये है। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। हमने मुकम्मल किए 15 MCQs मिडनाइट डील पार्ट 2 के, और हमने 4 या 5 कवर किए थे हमने पिछले वाले सेशन के। तो तकरीबन हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 MCQs हमने जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। मैंने रिवीजन भी कराया, बहुत सारी बातें भी समझाई हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहूंगा, अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर सेक्शन बी में आएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर असर्शन नहीं पूछा, रिपीट कर रहा हूं, अगर असर्शन नहीं पूछा तो बिला वजह असर्शन से लिंक करने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर सब्सटेंटिव सेक्शन ए में आएगा तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। इसीलिए मैंने दोनों जो अब तक सेशंस कंडक्ट किए हैं दिसंबर 24 के, दोनों में मैंने सब्सटेंटिव का एलिमेंट ज्यादा रखा था, ताकि आपकी असर्शन से लिंकिंग पर ग्रिप अच्छी हो जाए। उम्मीद है कि पिछले सेशन की तरह ये भी आपको समझ आया होगा। कोई सवाल है तो आप मुझसे बाद में व्हाट्सएप पर प्राइवेट विंडो में राब्ता कर सकते हैं सर, इंशाल्लाह। सर एक और क्वेश्चन है। सर ये इंडियन भाई बोलते हैं कि हमारा पेपर ना नलीफाइड हो जाता है, इसका क्या रीजन है? अगर हम लर्न करके जाएं आपके नोट्स वगैरह से, इस वजह से होता है? दोबारा बता, समझा नहीं मैं बात, क्लियर नलीफाई हो जाता है एग्जाम, आपने देखा होगा बच्चों का। नहीं। वो किस वजह से होता है? वो नलीफाई हो जाता है, क्या मतलब इस बात जी। का? जी वही पूछ रहे हैं, नलीफाई क्यों होता है? सर मतलब मार्क्स कि शो नहीं हो रहा था। ये सवाल मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? सर जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन उस पे शो होता है, लिखा होता है नलीफाई। मार्क्स शो नहीं हो रहा होता। ये तो क्या, ये पेपर क्या मतलब वो एक्सेप्ट नहीं हुआ? कोई इसकी टेक्निकल डिफरेंट मसला रीजंस है? होती हैं, क्या जिनका होता है? रिमोट एग्जाम होता है उन पे अगर कोई चीटिंग केस हो। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर आपने रोट लर्न किया हुआ है तो उसकी अच्छा, वजह से भी एग्जामिनर नलीफाई कर नहीं देता नहीं नहीं, है, ऐसी ये कोई बात स्टूडेंट्स कहते हैं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई।
पूरी दुनिया में लाखों अफराद पेपर देते हैं, लोग याद करते हैं भाई। नलीफाई मैं मजीद वेरीफाई कर लूंगा उसको। नलीफाई का ये मतलब नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ के गए, तो ऐसी कोई प्लीज ऐसी कोई बात बिला वजह की जहन में ना बैठाए। लेट मी कंफर्म दिस। मुझे ऐसा लगता है नलीफाई का मतलब है कि वो कोई चीटिंग का डाउट है, या वो पेपर सबमिट नहीं हुआ है, या हम तक पहुंचा नहीं है, या वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, या वो कोई एडमिट कार्ड का मसला है, ऐसा कोई लगता है मुझे मसला। नलीफाई का ये मतलब नहीं है कि जी आपने फला अटेम्प्ट किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैं आखिरी बात करने जा रहा था कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये जो कुछ मैंने आपको पिछले 2 वेबिनार्स में बताया है, समझाया है, इसको दोबारा ग्रिप करें। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। इन्हीं से ओटी बनेगा। ओटी का मतलब है हर सिनेरियो के 5 सवाल। देयर विल बी 3 सिनेरियो, ऐसा ही है भाई, 3 सिनेरियो हैं और हर सिनेरियो का 5 सवाल है। ठीक है जी। और हर सवाल कितना मार्क्स का है भाई? 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो 5 2 10 हो गया भाई, 5 2 10। ठीक है, मैं फिर बता दूं जिनको नई क्लैरिटी है इसके ऊपर। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, ये होगा 30 मार्क्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शुरू में बताया तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सिनेरियो आपके सिलेबस के किसी भी टॉपिक से आ सकता है। लिहाजा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कोड ऑफ एथिक्स है, 240 इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न इंपॉर्टेंट है, आईए फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंटिव मुस्तकिल पूछ रहा है। हैविंग सेड दिस, ऑडिट रिस्क और टीओसी नॉर्मली सेक्शन बी में आता है, लेकिन भारत एक आध सवाल को वो यहाँ पर भी टेस्ट कर सकता है। तो कोशिश करें कि आपकी तैयारी जो है जबरदस्त हो, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। विद दिस थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे एक और सेशन में बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। साजिद कपाडिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम कराची पाकिस्तान, फ्रॉम ACCA FAAA सेशन 2 फॉर December 24 अटेम्प्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।